This conference will now be recorded. जी चलें स्टार्ट करें। जी जनाब आगे। जी जी ठीक। स्टार्ट। जी जनाब क्या हालात हैं? ठीक ठाक रखिए, सब दोनों ठीक है माशाल्लाह। जी जी हाँ जी, कोई पिछले लेक्चर के हवाले से कुछ सवाल नहीं ठीक है। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर हमने नेटवर्क के मॉड्यूल के हवाले से किया था और इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिस करें होपफुली मेरे ख्याल है थोड़ा सा पीछे होंगे तो फिर क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें ताकि फिर उसी हिसाब से कोई चीज़ अगर जहन में क्लियर नहीं है तो बेहतर है पूछ लिया करें, इससे बेहतर है कि अगर आगे चलने में फिर आसानी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है आज जो टॉपिक है वो बेसिकली लॉग्स के हवाले से कि सिस्टम की जो ट्रबल शूटिंग है तो उसमें सारी बात है लॉग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो लॉग्स जो हैं वो किस तरह से हम देख सकते हैं और क्या उसमें हमारे पास टूल्स कौन से अवेलेबल हैं जिनसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो मे बी ड्यूरिंग द कोर्स हमने कुछ किया भी होगा लेकिन फिर दोबारा से हम उसको एक तो रिवाइज भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। अच्छा, वैसे जो लॉग फाइल्स हैं इन कॉमन जो है वो आपके पास मौजूद होती हैं। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे sudo ls war logs। अच्छा वो शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई। जी मैं कर देता हूँ। हाँ अभी आ रही है स्क्रीन? जी जी अच्छा, ये sudo ls war log करेंगे तो इस बात के ऊपर हमारे पास अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट लॉग फाइल्स नज़र आ रही होंगी। तो ये जो लॉग फाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं डिफरेंट पर्पस के लिए हैं। मिसाल के तौर पे डिफरेंट जो इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो एक फाइल आपको अक्सर आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैसेजेस के नाम से, वॉर लॉग मैसेजेस। ये जो फाइल है ये इन जनरल फाइल है लॉग की। इसमें जितने भी सिस्टम के हवाले से कर्नल लॉग्स या एप्लीकेशन के लॉग्स सब के सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज फाइल जो है इसके अंदर इन जनरल लॉग्स आते हैं। अगर आपने इन स्पेसिफिक देखने हो, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी सिक्योरिटी के हवाले से जो लॉग्स हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के, ऑथराइजेशन के, तो वो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक ऑडिट है, एक यहाँ पे सिक्योर है। सिक्योर ये दो फाइल्स हैं जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। इसी तरह HTTPD ये बेसिकली आपको क्या अपाची या वेब सर्वर है उसके हवाले से आते हैं। क्रॉनी टाइम सर्वर के हवाले से जो लॉग्स हैं, तो डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, टास्क हैं या सर्विसेज हैं या डेमन्स हैं, उनकी रेलिवेंट जो लॉग फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर नॉर्मली जब भी हमने कोई ट्रबल शूट करना हो तो हम सिंपली इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेल कमांड। वैसे कैट कमांड डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं कैट वॉर लॉग मैसेजेस। ठीक है, अगर हम इसको करें तो परमिशन डिनाइड है बिकॉज यू नीड sudo रूट की प्रिविलेज चाहिए। तो ये कैट कमांड तो पूरी फाइल डिस्प्ले कर देगी विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो हमने लास्ट मैसेजेस देखने हैं तो उसके लिए जो बेस्ट टूल है, कमांड है, वो है टेल कमांड। तो आप टेल कमांड को यूज़ करके टेल -f से इसको कहते हैं फ्रीज। ये फ्रीज हम क्यों कहते हैं? वॉर लॉग लेट्स सपोज मैसेजेस, अगर मैं इसको sudo से ही यूज़ करना पड़ेगा तो ये देखें ये लास्ट जो आपकी 10 to 15 लाइन्स हैं सिर्फ वो दिखा रहा है। तो ये फ्रीज का मतलब है अब ये फ्रीज स्टेट है कि अब जो भी लॉग एंट्री आएगी वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो लेट्स सपोज अगर कोई मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं कोई प्रोसेस या कोई डेमन रन कर रहा हूँ, कोई सर्विस रन कर रहा हूँ और उस सर्विस सक्सेसफुली रन नहीं हो रही, तो आई वांट टू सी कि क्या इशू है। तो वो जो इशू होगा वो लॉग में जरूर रिपोर्ट होगा। तो हम लास्ट टाइम हमने किया था तो हम ये करते हैं, हम ये एक मार्कर सा लगा देते हैं ऐसे ही करेक्टर, ये खुद से मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मैं टाइप करके मैं सेंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो ये देखें लेट्स सपोज अब ये एक आया है बेसिकली कुछ एक टाइम स्टैम्प आया। लेट्स सपोज मेरा ये नहीं था तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ और मैं दूसरी टैब से जाके मैं वो सर्विस चलाता हूँ। तो सर्विस चलाने से बेहतर है एक कमांड होती है लॉगर कमांड।
लॉगर कमांड से आप एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं लॉग फाइल को। तो मैं ऐसे भेजता हूँ टेस्ट मैसेज बाय आईटेक, वैसे कोई भेजता हूँ। तो ये मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एक लॉग एंट्री आ गई, टेस्ट मैसेज बाय आईटेक। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को ट्रबल शूट करना हो तो हम सर्विस को भेजिए, उसमें चल भी रही है लेकिन मसला भी आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं उसकी सर्विसेज को दोबारा रीस्टार्ट करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे sudo system ctl और मैं करता हूँ रीस्टार्ट httpd। तो इसमें तो मैंने ये रीस्टार्ट की, तो लेट्स सपोज मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें ये सारे जो सिस्टम ctl, ये देखें सिस्टम डी डेमन जो है वो कॉल हुआ है और उसने आपकी अपाची सर्विस को रीस्टार्ट कर दी। तो ये बेसिकली मैसेज यहाँ पे रिपोर्ट कर। तो इसी तरीके से कंट्रोल सी से आप वापस आ जाएंगे और यही जो लॉग मैसेजेस हैं ये आपको नजर आएंगे HTTPD के अंदर भी। HTTPD जाते हैं तो sudo cd sudo ls war log httpd। अच्छा, अभी इसमें हमने कोई मेरा फाइल बनाई नहीं तो खैर इसमें नहीं आगा। तो डिफरेंट जो मैसेजेस वॉर लॉग मैसेजेस है इसके अंदर तमाम लॉग्स आते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक और फाइल खोल लेते हैं -f और मैं इसमें खोल लेता हूँ ऑडिट सिक्योर वॉर लॉग सिक्योर खोल लेते हैं। तो इसमें ये देखें जो ऑथेंटिकेशन के हवाले से जो भी मैसेज आए हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो जैसे मैं लॉगिन हुआ एल यूज़र से और मैंने sudo कमांड यूज़ की तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैंने पासवर्ड गलत दिया था तो वो एंट्री भी यहाँ पे आ रही है। तो ये सारी लॉग फाइल्स बेसिकली मेंटेन हो रही होती हैं और आप इनसे जो है ना वो एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इशू क्या रिपोर्ट हुआ है, या इन्हीं लॉग फाइल्स को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक किसी सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या होते हैं आजकल आपको शायद आइडिया हो, डिफरेंट मॉनिटरिंग के या कंप्लाइंस के सिस्टम्स होते हैं जो कि लॉग फाइल्स से पैटर्न को मैच करके आपको बताते हैं कि जी आपके सिस्टम के ऊपर ये पॉसिबल अटैक हो रहा है या हो सकता है, या ये इसमें वायलेशन हुई है, ये वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट हुई है सॉर्ट ऑफ, या ये जो है वो कोई इंट्रूडर यहाँ पे कोई डिटेक्ट हुआ है। तो सॉर्ट ऑफ इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ये जो कंप्लायंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट कंप्लायंस के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जिस तरह एलियन वॉल्ट है, ठीक है। एलियन वॉल्ट का नाम शायद सुना हो या ना सुना हो। उसका काम यही है कि उसको आप लॉग्स दे देते हैं तो वो बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है, वो सारा प्रोसेस करके आपको बता देता है कि क्या क्या इश्यूज हैं। खैर, तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो लिनक्स के लॉग्स हैं वो हमने बेसिकली देख रहे हैं। अच्छा, इसमें दो प्रोसेस हैं सिस्टम डी के साथ, एक है जर्नल डी। ये लॉग की जो स्ट्रक्चर है इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के अगर आप लोगों ने इसकी कंप्लाइंस करनी है तो या इसको आपने इन लॉग्स को उठा के आपने थ्रू सम syslog सर्वर एक होता है, syslog सर्वर जिसके थ्रू आप बेसिकली लॉग्स को एक्सपोर्ट करते हैं syslog फॉर्म में, syslog की फॉर्म में, और फिर वहाँ से वो जो लॉग फाइल्स का डाटा होता है वो हम किसी तरह किसी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर या कंप्लाइंस के सॉफ्टवेयर को इनपुट दे देते हैं, इम्पोर्ट कर देते हैं। तो फिर वहाँ से हम एनालिसिस करते हैं कि क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सी लॉग फाइल भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें ये दो प्रोसेस होते हैं एक्चुअल में, एक सिस्टम डी जनरल डी और एक आर सिस्लॉग, ठीक है। आर सिस्लॉग ये दो प्रोसेस हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लिनक्स की मशीन के ऊपर जितने भी लॉग्स हैं उनको रिलेटेड फाइल्स के अंदर उनको भेजना और उनको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें डिफरेंट लॉग फाइल्स के अंदर हमें दिखाना बेसिकली। तो इसमें जो सिस्टम डी जनरल डी ये जो डेमन है, ये सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी आपके पास रॉ लॉग्स होते हैं, रॉ फॉर्म में जो होते हैं वो सब के सब पहले ये कलेक्ट करता है
और उसके बाद जब ये कलेक्ट करता है तो ये उस लॉग्स को इनपुट करता है आरएसएस लॉग डेमन को। आरएसएस लॉग का जो डेमन है वो बेसिकली क्या करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लॉग को एनालिसिस करके कि ये लॉग जो है ये किस फाइल में जाना चाहिए, ये सिक्योर में जाना चाहिए, ये ऑडिट वाली लॉग में जाना चाहिए, या ये HTTPD में जाना चाहिए, या किसी और प्रोसेस में क्रॉनी में जाना चाहिए। और एक कॉपी मैसेजेस के अंदर भेजता है, जो वॉर लॉग मैसेजेस की फाइल है एक कॉपी वहां जरूर जाती है और बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर, ताकि अगर आप सिलेक्टिव लॉग देखना चाहें एक पर्टिकुलर टास्क या प्रोसेस का तो आप उस लॉग फाइल को भी देख सकते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे हम वही टेल कमांड के थ्रू, अब इसमें क्रॉन भी आ रहा था तो ये क्रॉन जॉब से रेलिवेंट है, ये भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। क्रॉन जॉब्स हमारे लास्ट टॉपिक्स में से, तो जो स्केजुलिंग होती है, जॉब स्केजुलिंग होती है, तो सारे जितने भी हैं वो एक एंट्री यहाँ पे भी आएगी और एक एंट्री आपकी अब मेल लॉग है। ठीक है, ये मेल लॉग है। मेल लॉग में कुछ नहीं है फिलहाल, जारी बात है कोई ईमेल का हमने सोल्यूशन अभी तक नहीं वो किया, कि ईमेल क्लाइंट मैंने कोई इंस्टॉल नहीं किया तो उस वजह से कोई लॉग यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीजें हैं। और इसी तरह आपके पास एक आ रहा होगा बूट लॉग, ये बेसिकली कर्नल के जो मैसेजेस आते हैं ना जब आप सिस्टम को बूट करते हैं, तो ये वो मैसेजेस। तो अगर आपने देखना हो बाद में कि यार ड्यूरिंग बूट प्रोसेस कौन से मैसेजेस रिपोर्ट हुए थे तो आप इससे दे सकते हैं। अच्छा, टेल कमांड बेसिकली आप यूज कर सकते हैं -F फॉर फ्रीज, और -N के साथ आप अगर चाहते हैं कि जी मैं 25 या 30 लाइन्स या 50 लास्ट 50 लाइन्स लिखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से -N के साथ नंबर ऑफ लाइन्स बता दें तो उतनी लाइन्स आपके पास बेसिकली आ जाएंगी। तो ये टेल कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह हेड कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। हेड कमांड जो है वो टॉप की फाइल को बताएगी, लेकिन नॉर्मली टेल कमांड जो होती है, तो ये इसने boot.log की जो फर्स्ट 20 लाइन्स थी वो दिखा दी हेड कमांड में। लेकिन हम ज़्यादातर टेल कमांड को यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए कि यार टेल कमांड जो है वो बता रही है सही क्या नहीं बता रही, मतलब वो लॉग के अंदर जो एंट्री आ रही है बेस्ड ऑन द प्रोसेस जो मैं रन कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो लॉग में एंट्री आ रही है हम वो देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली हो रहा होता है बैकएंड के ऊपर। ये दो डेमन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरल डी जो है वो लॉग कलेक्ट करता है, और आरएसएस लॉग का काम होता है कि लॉग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना टू या लॉग्स को भेजना टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव फाइल्स। अब ये जो लॉग्स को भेज रहा होता है तो ये कहाँ से इसको पता चल रहा होता है, तो इसकी अगर हम थोड़ा सा देखें कैट etc सूडो कर लेते हैं, सूडो कैट etc rss log के नाम से एक कॉन फाइल है। ठीक है, अगर आप इसमें जाएं तो इसमें ये रूल्स लिखे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें ये हमारे पास जो है वो हम इसको VIM कर लेते हैं ताकि हम जरा ऊपर की लाइन्स को देख सकें। अच्छा, ये देखें ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर रूल्स डिफाइन है। तो जनरल डी जब लॉग्स कलेक्ट करता है तो RSS लॉग यहाँ से देखता है कि मैंने किस फाइल में कौन से लॉग भेजे। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखें, ये अगर आप देख रहे हो कि भाई .info मेल नन, ये इस एक्सटेंशन से जितने भी लॉग्स होंगे वो लॉग वॉर लॉग मैसेजेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, और इस ऑथ प्रिविलेज के नाम से डॉट के नाम से जो भी लॉग फाइल्स होंगी वो वॉर लॉग सिक्योर में जाएंगे। मेल डॉट स्टैटिक वॉर लॉग मेल लॉग में, और क्रॉन डॉट स्टैटिक क्रॉन लॉग में। और इसी तरह ये डिफरेंट रूल्स यहाँ पर डिफाइन है, इन्हीं रूल्स की बेस पे ये मैसेजेस आगे भेजता है। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास यानी कि जो RSS log है, ये जो जी कॉन्फ़िगरेशन जी जी ये डिफाइन करती है कि जो मतलब पर्टिकुलर टाइप की जो लॉग्स हैं वो उन पर्टिकुलर फाइल्स में जाए, यानी कि मैसेजेस में या सिक्योर में या एग्जैक्टली। और हाँ हाँ। ये आप अपनी, अगर ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी लॉग फाइल कस्टमाइज बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एंट्री कर दें, आप कहें जनाब ये जितनी भी एक्सटेंशन की ये .info ये सारी, ये मुझे भी एक कॉपी आनी चाहिए, तो आपको भी आ जाएगी। लेकिन ये ठीक है, लॉग्स कलेक्ट कहाँ से करता है? जर्नल डी के डीमन से। हाँ, जर्नल डी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम लॉग्स कलेक्ट करने का, रॉ फॉर्म में होते हैं वो भी। मैं अभी आपको उसी कमांड्स दिखाता हूँ तो वो आप देखेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप एनालिसिस नहीं कर पाते दो 2 लाइनर से या 3 लाइनर से। मतलब अगर आपने देखा हो ना अभी लॉग में 2 लाइनर या 1 लाइनर लॉग आ रहा होता है, तो उससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि यार एक्चुअली में पीछे कहानी क्या है। तो फिर आप जर्नल डी में जाके वहाँ भी लॉग्स सेव होते हैं,
तो आप वहां पे जाके देखते हैं यार एक्चुअल मुझे लॉग दिखाओ कि एक्चुअल क्या रिपोर्ट हुआ था। अक्सर आपने देखा होगा ये अच्छा अच्छा। कंप्लायंस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर आप देखना चाहें रॉ लॉग के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसमें बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है। तो बाज़ का जो आपके जो ये होते हैं, जो चेक कर रहे होते हैं, फोरेंसिक्स कर रहे होते हैं, तो वो रॉ लॉग्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोग्रामिंग हुई होती है। ये कंप्लायंस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनके पीछे बैकएंड के ऊपर प्रोग्रामिंग हुई होती है। मोस्टली पाइथन यूज होती है। तो पाइथन बेस्ड रूल बने होते हैं, तो वो रूल्स में जो आपने लिखा होगा वो वही लॉग उठाएगा, वो रॉ में वही चीज उठाएगा। हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि इंपॉर्टेंट थी, लेकिन क्योंकि रूल में एंट्री नहीं थी तो उसने नहीं उठाई। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि बैकएंड के ऊपर फिर मतलब ये सिर्फ आपको बताने की जरूरत है कि आपको स्ट्रक्चर पता हो। तो अगर आप पाइथन अगर आपको आती है तो आप अपने भी एक इंटेलिजेंस बना सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में इतने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि आपके लिए काम कर रहे थे। तो हम बेसिकली स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेल डॉट नन लिखा हुआ है, ऑथ प्रिविलेज डॉट नन, क्रॉन डॉट नन, ये नजर आ रहा है? जी जी। ये इसका मतलब है कि जिस भी उसके साथ एक्सटेंशन के साथ ये जो लॉग की हम नन लिख दें, तो उसका मतलब है कि इस जो वॉर लॉग मैसेज की फाइल है, इसके अंदर आपने मेल के लॉग और ऑथेंटिकेशन के लॉग और क्रॉन के लॉग नहीं भेजने, बाकी सारे भेज दें। क्यों? बिकॉज उसके लिए सेपरेट फाइल हमने क्रिएट की हुई है, तो उसमें से ये आप इनको हटा भी सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं यार सारे जाने चाहिए तो आप इसको भी आप मतलब यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये प्रिंटिंग की जो ये देखें, ये कप सर्विस जो होती है ये प्रिंटिंग की सर्विस होती है। तो इसके लॉग्स वॉर लॉग्स स्पूलर के अंदर जाते हैं। अच्छा, ये लोकल डॉट 7 डॉट ये बूट मैसेजेस जो हैं, अगर आपने जितने बूट मैसेज होंगे वो लोकल 7 की एक्सटेंशन से होंगे, डॉट से होंगे, तो वो सारे इसके अंदर जाएंगे। तो ये आप अपने कस्टम यहाँ पे अपना अपनी एक फाइल बना के और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपनी कस्टम लॉग फाइल बनाना चाहें। तो RCS लॉग को आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि यार ये जो जितने भी ऊपर है ना जॉब्स, इन सब की जो है ना एक कॉपी है, लॉग की एक कॉपी इधर भेज दो। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। हो सकता है ना कि आपने एक लॉग फाइल बनाई और आप चाहते हो कि यार यही लॉग फाइल उठा के मैं एक टास्क स्केड्यूल कर दूं और वो लॉग फाइल उठाए सिस्टम की घंटे बाद 2 घंटे बाद और उठा के मेरे मेन सॉफ्टवेयर जो मेरा कंप्लाइंस का सॉफ्टवेयर है या फॉरेंसिक का सॉफ्टवेयर है उसको भेज दें। तो वो एनालिसिस करके हमें बता दे कि यार कोई इश्यूज तो नहीं चल रहे, बजाय इसके कि आप ये सारी लॉग फाइल्स को इकट्ठा करें, इनको आर्काइव करें, हम्म। शिप करें। तो आप एक ही लॉग फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके भिजवा सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। तो अगर ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं वापस। लेट्स सपोज अगर आपने अपनी लॉग फाइल बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम एक सूडो, सबसे पहले हम जाएंगे ETC के अंदर RSys लॉग। अब ये मैं अपनी एक लॉग फाइल बनाने जा रहा हूँ, एक नया रूल भी बनाने जा रहा हूँ विद न्यू रूल। ठीक है, RSys log डॉट इसमें डी के नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैं अपनी एक बनाता हूँ debug डॉट कॉन्फ के नाम से। ठीक है, तो ये एक मैं खुद से बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप देखें तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, ये बिल्कुल नई फाइल है। तो हम इसको अच्छा, अब यहाँ पे मैं सिंपल एक लिखता हूँ कि जी ये वो जो रूल मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, जो अभी जी मैं जी। RSys लॉग, वो रूल जो है वो यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। क्योंकि इस तरह मैंने पहले भी बताया था शायद कि अभी हम सर्विसेज में भी जाएंगे कि जब आप अपनी एक कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो लिनक्स के अंदर उन्होंने बेसिकली ना डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं। तो इंस्टेड कि आप मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चेंज करें, डॉट कॉन्फ जो फाइल होती है, आप ये जो डॉट डी के नाम से अक्सर आपने देखा होगा सर्विसेज के अंदर डॉट डी के नाम से या डॉट कॉन्फ डॉट डी के नाम से डायरेक्टरी होती है। तो उसके अंदर जाके अपनी एक फाइल बनाएं और उसमें सिर्फ वो रूल डिफाइन करें। दैट्स इट, वो उसको भी रीड करेगा। एनीथिंग व्हिच कम्स अंडर दैट डायरेक्टरी वो उसको भी रीड करेगा। तो लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि यार स्टैरिक सॉरी, मैं ऐसे कहता हूँ स्टैरिक डॉट डीबग। ठीक है, इस नाम से एक्सटेंशन से जो भी मैसेजेस रिपोर्ट हों उनको ये कहाँ भेज दे, ETC, सॉरी ETC, और सॉरी हम इसको कर देते हैं सॉरी वॉर में हम मेरा जो है वो, अच्छा हम इसको भेज देते हैं वॉर लॉग। ठीक है,
इसके अंदर, और मैं यहाँ पे एक अपनी कस्टम फाइल देता हूँ, मैसेजेस डैश डीबग, ठीक है। ये मैं अपनी एक लॉग फाइल बना रहा हूँ और मैं उसे कह रहा हूँ डॉट डीबग के नाम से जो भी लॉग्स रिपोर्ट हों उनकी एक कॉपी यहाँ भेज दे इस फाइल के अंदर। ये फाइल अभी मैंने क्रिएट नहीं की, ये सिर्फ मैंने उसको बताया है। तो ये मैंने ये रूल डिफाइन करके, सिंपल सा रूल है, और मैं इसको राइट क्यू कर लेता हूँ। तो ये मैं फाइल, मैंने एक रूल बना दिया, ठीक है। ये अगर आप देखें तो rsyslog के अंदर आप अपनी कस्टम कॉन फाइल डाल दें तो ये आपकी फाइल में से जो रूल होगा उसको भी ऐड कर लेगा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ। अच्छा, अब इसमें हमने ये काम कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम सीटीएल से हम rsyslog की जो सर्विस है उसको रिस्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जो है वो सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट rsys, ताकि वो आपकी जो हमने कॉन फाइल बनाई है उसको उठा ले। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसने पे कर ली होगी। तो अब अगर मैंने सपोज मैसेज भेजना हो तो मैं देखें ये कमांड लॉगर कमांड यूज करूंगा, लॉगर, बल्कि हम देखते हैं sudo ls/word/log messages। ओके, ये देखें मैसेज और डीबग के नाम से ऑलरेडी फाइल बन गई है, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, टेल -f war log debug, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ मार्कर लगाता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। अब अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से दूसरी टैब से एक मैसेज टाइप करता हूँ sudo, और यहाँ पे भेजता हूँ लॉगर, ठीक है, -p यूजर डॉट डीबग, ठीक है। यूजर डिफाइन है तो यूजर डॉट डीबग, और मैं यहाँ मैसेज देता हूँ डीबग मैसेज टेस्ट, ठीक है। तो ये मैं एक भेज रहा हूँ सिर्फ डीबग की फाइल। तो जैसे मैं एंटर करूँगा और ये जनाब अगर आप देखें तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया सारा, और ये अगर देखें तो ये आया हुआ यूजर डीबग मोड टेस्ट, ये आया हुआ मैसेज। तो हम यहाँ पे दोबारा इसको मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास यूजर डीबग मोड टेस्ट ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन फाइल, और उसके अंदर आप इस तरीके से डिफरेंट एक्सटेंशन के मैसेजेस भिजवा सकते हैं। तो ये मैंने कॉन फाइल के अंदर अपना रूल बनाया और मैंने भिजवा दिया। तो आप अगर चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी आ जाएं मैसेजेस डॉट क्रॉन के या इसके, तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये आपके अपने रूल पे डिपेंड करता है कि आप क्या रूल यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो लेट्स सपोज आप, वो जो हमारी फाइल थी debug.com, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये ठीक है, इसको ये है ना हमारी फाइल में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे के मैं इसे कहता हूँ लेट्स सपोज हम cron डॉट स्टैटिक के जो लॉग्स हैं वो भी ले लेते हैं, ठीक है। cron डॉट स्टैटिक, तो इसको राइट कर लेता हूँ, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं cron डॉट स्टैटिक, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं इसको सिस्टम को सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद हम अगर देखें जो हमारी फाइल है इसके अंदर टेल माइनस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो क्रॉन जॉब के मैसेजेस भी आना शुरू हो जाने चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं एक क्रॉन जॉब, वैसे ही ये हमारा टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन ये क्रॉन जॉब है, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसके लिए हम ऐसे करें क्रॉन टॉप माइनस, लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि जनाब एंटर प्रेस करता हूँ, नो क्रॉन टैब, ठीक है। मैंने कमांड टाइप की, तो ये देखें, ये अगर आप देख रहे हो तो ये मैसेज क्रॉन टैब का यहाँ पर रिपोर्ट है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप कस्टम मैसेजेस भिजवा सकते हैं। तो मैं जैसे वो कमांड क्रॉन टैब की एग्जीक्यूट की तो उसने बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखा दिया। अगर मैं कोई और टाइप करूँ क्रॉन टैब -e, ठीक है, तो मैं सपोर्ट करूँ तो, लेकिन यहाँ पे एंट्री जरूर आएगी कि यूजर ने बिगेन एडिट, ठीक है, एंड एडिट, तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आना शुरू हो।
तो इस तरीके से आप अपनी कस्टम लॉग फाइल बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिस्टम के जो लॉग मैसेजेस हैं वो वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर ओन कॉन्फ फाइल। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, तो ये बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे जनरल डी की। जनरल डी इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट ऑल द लॉग्स। जनरल डी जो है वो तमाम लॉग्स को कलेक्ट करके बेसिकली वो रखता है इस बात के ऊपर, रन स्लैश लॉग स्लैश यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जनरल का आपको फोल्डर नजर आ रहा होगा, और इसके अंदर अगर आप जाएं तो ये देखें, ये अगर आप इसको एंटर करें तो ये बेसिकली ये एक फाइल है, और इस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन वाली बात, तो ये इसको हम ऐड करें तो खैर ये फाइल अनरिकग्नाइजेबल है, तो डॉट जो वॉर रन जो है ये कैट रन लॉग जनरल, तो यहाँ पे बेसिकली ये तमाम रॉ लॉग जो यहाँ स्टोर होते हैं। ठीक है, इसका अपना फॉर्मेट है तो उसमें इसने स्टोर किया हुआ है। तो ये है, और ये आपको मैंने बताया था जब हम शुरू में पढ़ रहे थे जो लिनक्स की डायरेक्टरीज के हवाले से, तो मैंने बताया था कि स्लैश रन की डायरेक्टरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्पररीली होती है, अक्रॉस द रीबूट वो कंसिस्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम रीबूट होगा तो ये इंफॉर्मेशन सारी रिफ्रेश हो जाएगी या फ्लैश हो जाएगी। तो इसलिए जनरल डी जो रॉ लॉग्स सेव करता है सिस्टम के अंदर वो टेम्पररी होते हैं, नेक्स्ट रिबूट पे हो सकता है कि वो आपको ना मिले। तो ये भी अभी आगे चल के हम देखते हैं कि हाउ टू मेक इट परसिस्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार हमने सेव करना है फोरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। तो वो खैर बात वो हम देखते हैं आगे चल के। तो ये बेसिकली है इसका। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने जनरल ctl कमांड को यूज करके, एक जनरल ctl कमांड होती जनरल ctl कमांड, ठीक है, इस कमांड को आप यूज करके ये देखें, अगर आप देखें तो ये सारे मैसेजेस इसमें आ रहे हैं, ये देखें सारे जितने भी हैं सबके रॉ लॉग्स, दीज आर ऑल रॉ लॉग्स। तो अगर आप देखें तो ये सारे मैसेजेस इसमें आ रहे हैं, वेदर इट्स कर्नल के मैसेजेस हैं और बाकी मैसेजेस हैं। तो अब अगर आप लास्ट अगर कुछ 10 लाइंस देखना चाह रहे हैं तो आप -10 करेंगे तो ये आपको 10 लाइंस दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप मतलब 20 लाइंस जिस तरह उसमें आपने टेल कमांड में देखा था, तो सॉर्ट ऑफ इसमें भी आप इसी तरह की कोई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जनरल ctl कमांड हम यूज करते हैं इस काम के लिए अगर हमने करना, और जनरल ctl -f फॉर फ्रीज, इस तरह आप फ्रीज करते हैं कि यार नेक्स्ट लॉग कब आएगा, तो ये ऐसे मार्कर लगा दें तो ये नेक्स्ट लॉग जब आएगा रॉ लॉग तो ये यहाँ पे रिपोर्ट होगा, और यहाँ से फिर से rsys लॉग उठा के तो पर्टिकुलर फाइल के अंदर उसको बाय रूल उसको डाल देगा। तो ये इस तरीके से ये टेल -f की तरह काम करती है जनरल ctl -f कमांड। अच्छा, लेट्स सपोज जैसे कि आपको पता है कि जो मैंने भी अभी मैंने आपके सामने देखा था कि डीबग के नाम से मैंने एक लॉग फाइल बनाई थी। तो डीबग बेसिकली इज अ कीवर्ड, लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप भी बेहतर जानते हैं, और आपने देखा होगा कि वो उसके अंदर और बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, इंस्टेड ऑफ के जी वो सिर्फ मेरे आते तो और भी आ रहे थे। तो वो इसलिए आ रहे थे कि पैटर्न मैच हो रहा था, डीबग के नाम से जो पैटर्न मैच हो रहा था वो वहाँ पे आ रहे थे। तो जो जनरल ctl है बेसिकली वो डीबग, इन्फो, नोटिस, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, अलर्ट या इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी, इन सब की जो प्रायोरिटी है उसने बड़ी हाई रखी होती है, तो इनकी प्रायोरिटी पे रखा होता है। तो ये कीवर्ड्स वो यूज करता है जनरल ctl, और उनको फिर बेसिकली यहाँ पे आप टैग कर देते हैं बेसिकली इनके साथ। तो जब हम रूल लिखते हैं rsys लॉग के अंदर तो वो बेसिकली वो जो टैग लॉग एंट्री होती है उसको फिर रेलिवेंट फाइल के अंदर वो भिजवा देता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं देखना चाहूँ कि -p से हम देख सकते हैं कि एरर वाले लॉग एंट्री कौन सी है, तो अगर मैं एंटर करूँ तो ये मुझे ये देखें दिखा रहा है कि ये आपकी जो है वो ये एरर एंट्रीज यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये जुलाई 9 को 14:43 मीन्स ये भी 1 घंटा पहले, तो ये यूटीसी टाइम ऑलमोस्ट दिखा रहा है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये जनाब एरर आए थे। तो इस तरीके से आप एरर जो है वो देख सकते हैं, ऐसे लॉग एंट्रीज जो कि एरर वाली हैं। और इसी तरह बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको आप यूज करके
फोरेंसिक कर सकते हैं या कंप्लायंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ का होता है कि यार ढूंढो भाई एक्टिविटी क्या हुई है। तो ये देखें सिंस टुडे, ये मैंने सिंस टुडे यूज़ किया है। आप इसको यहाँ पे सिंस टुडे कर सकते हैं, डेट एंड टाइम दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं सिंस के कीवर्ड के साथ। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट सपोज 2019 से जो है वो मुझे चाहिए रिकॉर्ड 02 लेट्स सपोज 10 फरवरी 2019 से लेके मुझे लेट्स सपोज चाहिए रिकॉर्ड अनटिल सिंस 2000 अनटिल, हम मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ आज की डेट 2020 और 7 मंथ और लेट्स सपोज 9 डेट। तो ये अगर मैं लिखूं इसको तो ये मुझे इस तरह की एंट्रीज मुझे दे सकता है। मेरा ख्याल है मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया। देन टू लेट्स सपोज मैं करता हूँ 2030 2020 कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने इंस्टॉल ही बाद में की, तो हम इसको कर लेते हैं 7 और मैं इसे कर देता हूँ 017 2030 से लेके अंटिल 27/9। और यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि 15:00। तो ये देखें अच्छा, ये ये लॉग जनरल फाइल बना। जनरल सीटीएल कमांड ये मतलब उतने लॉग सिर्फ आगे भेजेगी आरएसएस लॉग को? नहीं नहीं, आरएसएस लॉग को वो सारे भेजेगी। ये हाँ, मैं दिखा सारे रहा हूँ भेजेगी, आपको। राइट राइट। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने रॉ लॉग एंट्री को डिटेल एनालिसिस करना है तो आप इस तरह कर सकते हाँ हाँ, रॉ, अच्छा अच्छा। हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का मुझे दीजिएगा। जी जी जी।
सॉरी जी, लाइन पे आप सर? जी जी। अच्छा, तो सॉरी, ये बेसिकली जनरल सीटीएल कमांड के थ्रू आप रॉ जो एंट्रीज होती हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, मैं एक चीज देखता हूँ टॉप कमांड में। 284 अच्छा, मैं इसमें करता हूँ हम PS -A pipes on build up SSH ये इस तरह, ठीक है। हम इसको ओके, बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि हम लोग जनरल सीटीएल को अगर पर्टिकुलर एंट्री देखना चाहें तो हम इस तरह भी देख सकते हैं। जनरल सीटीएल उसमें हम किसी पर्टिकुलर सर्विस पे तो हम इस तरह यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ। सिस्टम D_unit लेट्स सपोज, और मैं ऐसे कहता हूँ कि इज इक्वल टू sshd.service के हवाले से जो भी लॉग्स हैं वो मुझे दिखाए। तो ये देखें, ये क्या दिखा रहा है मुझे, जो मेरी सर्विस के हवाले से लॉग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे httpd लिखूं तो ये मुझे http के हवाले से लॉग दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो आगे प्रोसेस आईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोसेस आईडी। तो आप इसको लिख सकते हैं, लेट्स सपोज आप लिखते हैं जी 1257। तो ये देखें, तो 1257 जो प्रोसेस आपने इनिशिएट किया होगा उससे रेलिवेंट, और उस सर्विस अगर SSD है तो ये लॉग्स रिपोर्ट हुए और ये डेट आ रही है, टाइम स्टैम्प आ रही है। तो इस तरीके से आप देख अच्छा, सकते हैं। ये जर्नल सीटीएल का मुझे सही वो नहीं समझ में आ रहा। ये देखें, अभी आप जो लॉग्स देख रहे हैं, मतलब वो हाँ, ये स्पेसिफिक लॉग्स है ना, इनको तो हम जैसे मैं मैं बता देता हूँ, टेल, हाँ मैं बताता हूँ। बेसिकली जितने भी लॉग्स हैं ना, जी, एप्लीकेशन से आ रहे हैं, सर्विसेज से आ रहे हैं, लिनक्स कर्नल से आ रहे हैं, बूट से आ रहे हैं, वो सब के सब जो है ना वो जनरल डी जो है ना उनको कलेक्ट करके अपने पास डेटाबेस बना के रखता है, ठीक है। और फिर उसके जो डेटाबेस है वहां से RSS लॉग की सर्विस लॉग सारे उठाती है और उनको रेलिवेंट फाइल्स के अंदर भेजती है। तो ये जो हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं जनरल CTL, ये जो जनरल डी जो रॉ लॉग्स इकट्ठे किए हुए उसने, तो वो क्यूरी करने के लिए किए। अदरवाइज हम वहां से भी देख सकते हैं, ये सेम लॉग्स हैं जो वहां पे हैं यहाँ पे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे जरा थोड़ी सी एडिशनल डिटेल हमें मिल सकती है जो कि वहां पे नहीं मिल सकती। तो ये इस चक्कर में बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं। ये अगर आपने डिटेल लॉग्स देखने हो आपने तो आप यहाँ से देख सकते हाँ, ठीक है। अच्छा, वो रॉ टाइप के जो होते हैं, ठीक है। हैं। ये रॉ टाइप के लॉग्स हैं, इसमें वो तमाम लॉग्स आते हैं, जितने भी लॉग हैं सब के सब। इसमें वो नहीं है कि सिक्योरिटी का लॉग कौन सा है या मेल का लॉग कौन सा है। तो यहाँ पे हम्म। आप है ना वो मतलब आप देखना चाहेंगे यार 1 घंटे के अंदर कितने लॉग जनरेट हो, ठीक है। तो आप सिंपल वो जो मैंने आपको कमांड बताई थी जनरल CTL सेंस वाली कमांड, तो यहाँ टुडे की जगह पे आप लेट्स सपोज आप कहते हैं उसको -1 आवर करना है उसको, ठीक है। ये कमांड है लास्ट 1 आवर, ये होता है लास्ट 1 आवर। तो ये पिछले 1 घंटे में जो मैसेजेस रिपोर्ट हुए हैं वो सारे इसने यहाँ पे दिखा दी। तो आप अगर आप देखना चाहें तो ये स्टिल ये जा रहे हैं मैसेजेस एक पिछले हाँ, एक ये घंटे के, सारे सारे लॉग्स हैं, राइट। सारे लॉग्स हैं। इसमें बूट के भी, कर्नल के भी होंगे, इसमें सिक्योरिटी के ऑथराइजेशन के भी होंगे, इसमें सर्विसेज के भी होंगे। अगर आप देख रहे होंगे सब के आ रहे हैं इसमें, तो आप सबके लॉग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब वही मैं बता रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर देखना चाहें लॉग्स तो आप खाली प्रोसेस आईडी आप देखना चाहें, प्रोसेस आईडी कि किस प्रोसेस आईडी से जो है ना वो, अगर आपने टॉप कमांड से देखी कि यार इस प्रोसेस के जो लॉग्स रिपोर्ट हैं वो मुझे बताए जाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। 2783 आपने किया तो ये देखें 2783 बेसिकली एक सिस्टम डी कमांड यूज कर रही है इसको, तो उसके हवाले से जो लॉग्स हैं वो यहाँ पे आ गए। तो ये टॉप कमांड है, यहाँ से देखें कि यार आपका प्रोसेस आईडी कौन सा है। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं जनाब ये जीनोम शेल है, इसका PID 2850 है। तो आप सिंपल यहाँ पे जाएं और 2850 दें। ये रॉ लॉग्स हैं बेसिकली। तो आप इस तरह से ये देखें, ये जो आपका जीनोम टर्मिनल है ये उसके हवाले से जो लॉग्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं खुद से। मतलब अगर आप करना चाहें रॉ लॉग्स को देखना चाहें तो आप ये फिल्टर वगैरह लगा के जनरल CTL कमांड से उसको देख सकते हैं। कहने का मकसद ये था।
अच्छा, दूसरा ये है कि एक फाइल होती है ETC उसमें सिस्टम डी के अंदर, और इसमें जो है हमारे पास जनरल डी, अगर देखें तो ये जनरल डी डॉट कॉन्फ एक फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर हाँ, जनरल ये डी के एक्चुअली, बाद हाँ, ये जर्नल डी वाले यहाँ पे सेव हो रहे होते हैं लॉग्स, जो सारे नहीं लॉग्स हैं। नहीं वो रन/log के अंदर सेव हो रहे होते हैं। ये सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि जनरल सिटी ने किस तरीके से लॉग्स को सेव करना है, ये वो इंस्ट्रक्शन है। अगर अच्छा आप देख अच्छा। रहे हो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज चल रही हैं उसकी, तो अगर आपने मिसाल के, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने इसलिए लाया था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, एक मिनट, ये जनरल डी जो है वो जितने भी लॉग्स हैं वो स्टोर करता है यहाँ पे इस बात के ऊपर, ठीक है, ये इस बात के ऊपर स्टोर करता है। अगर आप देखें तो ये डायरेक्टरी बनी हुई है, यहाँ पे सारे लॉग स्टोर हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये अच्छा है अच्छा। कि जो, हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्लैश रन की डायरेक्टरी है ये टेम्पोरली क्रॉस द रीबूट कंसिस्टेंट नहीं होती, परसिस्टेंट नहीं है, आप कह लें वोलेटाइल नेचर है इसकी। तो अगर अक्रॉस द रीबूट ये डाटा सारा उड़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम जो सिस्टम रीबूट करेगा तो नया डाटा होगा, तो फ्लश हो जाएगा। तो फोरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली हमें इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि नहीं, आपने 6 महीने का जो रॉ लॉग है या 3 महीने का रॉ लॉग है वो आपने उसको सेव करके रखना है। तो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार, इसकी जो करंट डायरेक्टरी है वो मैं इसको यहाँ पे नहीं सेव करना चाह रहा, मैं इसकी परसिस्टेंट फॉर्म में सेव करना चाह रहा हूँ। तो वो काम आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये स्टोरेज ऑटो आ रहा है, ये अगर एक आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट एंट्रीज है, ठीक है, ऑटो मोड है। आप चाहें तो आप परसिस्टेंट करना चाहें तो इसको हाईलाइट कमेंट अनकमेंट कर दें और यहाँ पे आप कीवर्ड ऐड कर दें परसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आप वर्ड ऐड कर देंगे तो ये परसिस्टेंट मतलब कि इसके जो रॉ लॉग्स हैं वो सेव करने हैं, उनको डिलीट नहीं करना, या वो अक्रॉस द रीबूट डिलीट नहीं होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगे। तो परसिस्टेंट की आप ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना तो स्टोरेज भी चाहिए होगी ना फिर। हाँ, उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए होगी फॉर श्योर। तो ये अगर आप करने जा रहे हैं तो फिर स्टोरेज भी आपको चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। तो ये बेसिकली अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपने लॉग सेव करना है, ठीक है, नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसको कर सकते हैं। वॉच कमांड मैंने बताई थी आप लोगों को, हाँ, वॉच कमांड। मेरा ख्याल है बताई थी या नहीं बताई थी। मतलब ये होता है कि अगर आप वही बात है, अगर लॉग्स आप देख रहे हो कि ज़्यादा हो रहे हैं तो आप वॉच कमांड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कमांड की आउटपुट को अगर आपने वॉच करना हो तो आप देख सकते हैं वॉच कमांड। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी -n के साथ नंबर ऑफ सेकेंड्स बताते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2। मैं सपोज कहता हूँ कि मेरी जो, अगर मैं देखनी हो कि डिस्क की कंजम्पशन, मैंने कोई डाटा कॉपी कर रहा हूँ या डाटा जो है ना वो एक साइड पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन पे मूव कर रहा हूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि डाटा डिस्क मेरी एम्प्टी तो नहीं हो रही, या साइज कम तो नहीं हो रहा। तो ये df-h, ये देखें एवरी 2 सेकंड के बाद ये उसको रिफ्रेश करेगा इस कमांड को। तो किसी कमांड के ऊपर आपने वॉच लगाना हो कि जी 2 सेकंड या 4 सेकंड बाद कमांड रिफ्रेश हो, तो फिर ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी एवरी 2 सेकंड या एवरी जो भी आप देंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे फिलहाल सारी बात है, मैं कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चला रहा, तो अदरवाइज जैसे मैं प्रोसेस चलाऊँ तो ये अपना आपको दिखाना शुरू कर देगा कि जनाब ये, तो ये भी एक तरीका है डाटा एनालिसिस करने का या ट्रबल शूट करने का या देखने का कि आप कमांड की आउटपुट देखनी हो फॉर एवरी 2 सेकंड या एवरी 4 सेकंड, तो आप फिर इस तरह से उसको देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा। हाँ हाँ, वो आपने कल एक बताया था बल्कि, मैंने पहले भी एक बताया था एग्जाम्पल। मेरे सामने। जी जी जी। तो ये बेसिकली था लॉग के हवाले से। तो आप स्ट्रक्चर आपको बता दिया लॉग का, तो आप चाहें मतलब तो अपनी लॉग फाइल्स भी बना सकते हैं, और मैंने आपको कौन फाइल के अंदर वो तरीका भी बताया, और लॉग का एनालिसिस किस तरह करना है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो वो भी आप टेल कमांड से जो है ना वो, या वॉच कमांड यूज़ करके, तो आप काफ़ी कुछ जो है ना वो एनालिसिस, इमीडिएट एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो जो सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन या ट्रबल शूटिंग के हवाले से था, तो ये काम आप कर सकते हैं। अच्छा, एक वो वाला अ, जो आप एनालिसिस बता रहे थे कि भाई, वो तो जो रॉ जो लॉग्स हैं वो तो ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं उसको उनको अंडरस्टैंड कर सकते ना, हाँ, ठीक है। है ना। वो तो ऑब्वियसली जैसे रेड हैट को या जो भी मतलब वेंडर है उसको भेजने पड़ते हैं ना।
असल में उसको अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसमें बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको बाद में बहुत किसी जगह से पता चलती है। तो फिर आप अगर उसको सर्च करना चाहें कि यार इस रॉ लॉग एंट्री के अंदर ये एंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो फिर आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और वो जो एक हमने वो एक कस्टम लॉग फाइल बनाई थी, उसका एक दफा दोबारा से एग्जांपल दे दें प्लीज। कस्टम लॉग फाइल वो जो मैं बनाई थी, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखा देता हूँ। हाँ, सपोज वो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आप दिखा दें। etc rsys log.d के अंदर आप बनाएंगे, इसमें debug.conf आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये कहा था कि मैं सिस्टम ये को ये मतलब हम इंडिकेट, ये वाली जो फाइल है ये तो कहीं पे भी बना सकते हैं ना, या आप ये तो आपने बेसिकली वो असल में मैं बना कहीं पे जरूर आरसीएस लॉग सकता की। हूँ। हाँ हाँ। बिल्कुल, मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं और भी बनाऊंगा फिर मुझे वो एससी लाइनक्स के कॉन्टेक्स्ट भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वॉर लॉग की डायरेक्टरी जो है उसमें एससी लाइनक्स के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो सेट हुए हैं। तो इसके अंदर कोई भी फाइल आप लॉग फाइल बनाएंगे तो वो समझ जाएगा कि जनाब ये लॉग फाइल ही है, क्योंकि अगर आप किसी और जगह बनाएंगे तो फिर आपको एससी लाइनक्स की टाइप, अगर मैं आपको दिखाऊँ, वो अच्छा वही अच्छा बात अच्छा होती है अच्छा। कि एक स्टैंडर्ड बनी हुई है। अगर आप ls माइनस एल जेड करें वॉर लॉग, तो ये देखें इसमें एक मिनट एल जेड डी कर देते हैं। तो ये अगर आप देखें टाइप वॉर अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर टी, ये फिर आपको हाँ टाइप जो है ना वो चाहिए। तो फिर जो भी आप बनाएंगे डायरेक्टरी वगैरह, तो उसमें फिर आपको ये देखें, अगर आप यहाँ देख रहे हो ये ट्यून डी, ये एस 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 डी, ये सब की जो है ना ये देखें वॉर लॉग, ये एंट्री हुई। तो ये फिर आपको ये करना पड़ेगा, इसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। क्लियर है? मतलब वो कर जी सकते हैं, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो ये एंट्रीज हैं, ये जो है ना आपकी जो एससी लाइनक्स की एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो है ना वो आपके होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, देखें ये जो मैंने मैसेजेस डीबग के नाम से ये फाइल बनाई, तो उसने ऑटोमेटिकली टाइप सेट कर दी। तो अब अगर मैं कहीं और बनाऊंगा, कोई मसला नहीं है, बना सकते हैं, कहीं और बनाएंगे तो फिर आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? सॉरी, एससी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट, याद है? माइनस, याद है क्या? हम्म। तो ये आप फिर यूज याद तो नहीं करेंगे। है, लेकिन ये हाँ मतलब आपने बताई थी वो ऐसी तो ये मैनेज फिर कर। आप, हाँ, तो आप वो कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे, फिर रिस्टोर कॉन कमांड जो है वो आप चलाएंगे ताकि वो हम्म। उसको, तो ये फिर वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, कर सकते जी हैं। जी जी। हाँ, वो आप ठीक है, बता रहे थे वो जो कस्टम एक हमने फाइल बनाई थी ना, हाँ बिल्कुल आरसीएस ऐसे लॉग। ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। क्लियर है जी? ठीक है चलो। तो ये लॉग का सेक्शन था। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी। एनटीपी। ठीक है, एनटीपी बेसिकली आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर होता है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर। हो सकता है आपके ऑन प्रेमिसेस भी हो, या इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे टाइम सर्वर्स मौजूद है। time.windows.com है, CentOS के अपने पूल के सर्वर्स मौजूद हैं, रेड हैट के हैं, हर जितने वेंडर्स हैं उनके टाइम सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मकसद ये होता है कि जितने भी आपके मेंबर सर्वर्स हैं उनका टाइम क्लॉक सिंक होनी चाहिए आपस में, क्योंकि अगर टाइम क्लॉक में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा कि अक्सर ऐसे प्रोसेस होते हैं जो 2 मिनट का अगर गैप आ जाए, मतलब 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट के दरमियान अगर कोई गैप ज़्यादा आ जाए, तो आपकी एप्लीकेशन की वर्किंग स्टॉप हो जाती है ड्यू टू टाइम सिंकिंग इश्यूज की वजह से। तो इसलिए एनटीपी जो भी आपके मेंबर सर्वर्स हैं, अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में एनटीपी सर्वर खड़ा करेंगे अपना। तो लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है कि एनटीपी सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अगर हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमने उससे बेसिकली टाइम डाटा कलेक्ट करना है, तो वो किस तरह करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कमांड है वैसे, टाइम डेटा टाइम डेट्स CTL के नाम से, ये कमांड बड़ी कॉमन यूज होती है। तो टाइम डेट CTL में आप क्या करेंगे, सेट, और यहाँ पे NTP, इसको आप ट्रू कर दें, तो ये आपका जो सिस्टम है ये NTP से टाइम करने के उसकी जो बेसिकली सर्विस है NTP क्लाइंट की, वो इनेबल हाँ कर वो देगा उसको। एक्टिवेट हाँ।
और कॉन्फ़िगरेशन आपने कहाँ से जाके करनी है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप करेंगे vim/etc और इसमें क्रॉनी के नाम से एक ये बेसिकली डेमन या सर्विस होती है। पहले एनटीपीडी के नाम से थी, एनटीपीडी से इन्होंने इसको चेंज करके ये क्रॉनी के नाम से कर दिया। तो क्रॉनी.conf के नाम से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। पहले ntpd.conf होती थी पुराने वर्जन्स के अंदर, तो अब इसका नाम उन्होंने क्रॉनी रख दिया बेसिकली। तो इसमें हम जाएंगे तो ये बिल्कुल ntpd.conf वाला ही सारा फॉर्मेट है, कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ नाम उन्होंने चेंज किया। तो इसमें आप ये अगर देखें तो ये pool 2.rhel pool.ntp.org ये दिया हुआ है। आप इसको यूज करना चाहें, जो करंटली इस वक्त इसी को यूज कर रहा है। अगर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर कोई कस्टम चल रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। किस तरह एंट्री करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे सर्वर, ठीक है, सर्वर कीवर्ड देंगे और आगे आप अपने एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो भी आप देना चाहें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एनटीपी या एनटीपीडी एनटीपी सर्वर कर लेते हैं .itech ये net.com। लेट्स FTDN के अलावा हम वो भी आईपी भी दे सकते हैं ना? आईपी भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, आईपी भी दे सकते हैं। सर्वर 192.168.10.196 इस तरह, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप अगर आपकी अपनी प्रीमिसेस के अंदर कोई एनटीपी सर्वर एग्जिस्ट करता है तो उसको फिर आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, तो वहां से वो टाइम डाटा लेना शुरू करता है, ठीक है। ये तरीका है हाउ टू कॉन्फ़िगर एक्सटर्नल टाइम सर्विस। एक्सटर्नल टाइम मतलब ये आईपी क्या आगे भी लिखना पड़ेगा, ये जो कीवर्ड आए बर्स्ट करके? हाँ, ये आई बर्स्ट बेसिकली ये अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये होता है इमीडिएट सिंक के लिए बेसिकली, कि ये अच्छा इमीडिएट अच्छा सिंक करे फॉर, अच्छा। ठीक है ना। तो इमीडिएट सिंक के लिए बेसिकली ये बर्स्ट ऑफ डाटा जो है ना वो ये बेसिकली यूँ समझ लें कि इमरजेंसी नाफिज करना एक किस्म का, ताकि फौरन रियल टाइम डाटा जो है ना उससे क्लॉक सिंक हो। तो ये कीवर्ड हम साथ में लिखते हैं। गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी लिखें एनटीपी सर्वर तो उसके आगे आई ब्रश लिखें, तो वो बेसिकली उसको इमीडिएट बेसिस पे उसको सिंक करेगा क्लॉक को। तो ये बेसिकली हमने करना है। और जैसे हम ये करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको सेव करके बाहर आता हूँ, ओके, मैंने जो है वो उसको सूडो से नहीं खोला क्योंकि इसके लिए सूडो की प्रिविलेज चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको फिर खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं। सूडो और तो यहाँ पे हम इंसर्ट प्रेस करके मैं वही लाइन्स दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हम पेस्ट करते हैं, बाहर आ गए। और उसके बाद जब बाहर आ गए तो फिर आपने सिस्टम ctl कमांड से सिस्टम ctl रीस्टार्ट क्रॉनी, ठीक है, क्रॉनी, ये आपने सर्विस रीस्टार्ट कर देनी है। तो उसके बाद अब हमने देखना हो कि वाकई ये हमारे उससे उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो एक कमांड होती है क्रॉनी सी सोर्सेस -v। तो ये देखें, ये आपको बता रही है कि जनाब अगर आप नोटिस करें तो ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। यहाँ पे आपको बता रही है कि ये ऊपर ना इंफॉर्मेशन है। अब जिसके साथ स्टार लगा हुआ है तो करंटली ये जो हमारा मशीन है ये इस टाइम सर्वर के साथ सिंक हो रही है, ठीक है, इस एनटीपी सर्वर के साथ। तो ये एक सर्वर पड़ा हुआ है लाहौर के अंदर ptcl.net.pk, ठीक है, ये से सिंक हो रहा है। और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अनरीचेबल है। ये जो सर्वर्स हैं ये अनरीचेबल है, ठीक है, सारे अनरीचेबल है। और जो आपके पास यहाँ पे डैश आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये भी इस वक्त ऑनलाइन है लेकिन इसको भी इसने यूज़ नहीं किया, ठीक है, ये अवेलेबल है लेकिन इसको यूज़ नहीं किया अभी, ठीक है। तो सिर्फ इस वक्त ये जो एनटीपी सर्वर है इससे टाइम क्लॉक के उठा रहा है। तो ये अगर आप ऊपर देखें तो यही चीज़ें आपको यहाँ बता रहा है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये सारे सर्वर्स हैं, इनमें रिले कोई नहीं है। अगर रिले पीयर होता तो पीयर की जगह यहाँ पे अगर आप ये साइन देख रहे हैं फर्स्ट साइन, ये सर्वर का साइन है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो पीयर होता, और अगर यहाँ पे हैश होता तो लोकल क्लॉक होती। तो ये सोर्स बेसिकली मॉड बता रही है, ठीक है। तो इस तरह से सोर्स स्टेट क्या है, मॉड क्या है, और भी बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है कि आपका जो लोकल, क्योंकि सारी बात है मेरा भी लोकल एनटीपी सर्वर बंद पड़ा हुआ है तो इस तरह से वो उसने एंट्री तो कर दी, लेकिन जो मैंने एंट्री की है वो यहाँ पे आ तो गई है।
लेकिन स्टिल क्योंकि मेरा जो है वो सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से वो अभी फिलहाल मुझे कह रहा है कि ये रीचेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्लाइंट साइड की जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन है वो करके तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वो NTP सिंक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर आप देखना चाहें तो टाइम डेट CTL कमांड से आप जो है वो देख सकते हैं, आपको बता रहा है कि इस वक्त लोकल टाइम ये है, ठीक है, यूनिवर्सल टाइम ये है 16-17, मतलब 5 आवर्स UTC क्लॉक जो होती है 5 आवर्स बैक है, हम +5 में चल रहे हैं, तो इसलिए वो हमें दिखा रहा है पाकिस्तान का कि जी ये 21:17 पाकिस्तान में हुआ है। और इसी तरह डिफरेंट क्लॉक्स, टाइम जोन एशिया कराची आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज यस, NTP सर्विस एक्टिव यस। तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और अगर आप मैनुअल टाइम चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी कमांड को आप यूज़ कर लें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि sudo टाइम डाटा CTL सेट टाइम, ठीक है, ये आप यूज़ करके आगे मैं कहता हूँ कि टाइम लेट्स सपोज कर दो 22:00 आवर्स और 00 सेकंड्स, ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि फेल्ड टू सेट टाइम, NTP यूनिट इज हाँ एक्टिव। जब NTP एक्टिव होता है तो ऑटो हो गई थी ना क्लॉक, तो फिर वही बात है, जी आप जी जी कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपने कस्टमाइज करना है तो फिर आपको पहले NTP ऑफ करना पड़ेगा, फिर ये टाइम सेट करेगा। इसी तरह अगर आपने डेट सेट करनी है तो आप डेट भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने टाइम दिया तो डेट देनी हो तो लेट्स सपोज उसका सिंटेक्स होगा 2020 लेट्स सपोज 10, और इस तरह ये डेट मतलब ईयर मंथ और डेट, तो ये आप दे सकते हैं। लेकिन सारी बात है वो कह रहा है कि इस वक्त क्योंकि NTP सर्विस एक्टिव हाँ है तो आप एंड चेंज नहीं कर सकते। तो आप इस कमांड से भी डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, बस एक सेकंड। जी जी। प्रैक्टिस चल कहाँ तक रही है? मेरी तो भी रुकी हुई प्रैक्टिस, बस काम अच्छा, लोड क्यों रहता वो काम के लोड की वजह से, हाँ ये मसला भी। है। चले इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, अभी ये थोड़ा गैप मिलेगा ना, तो इंशाल्लाह हम्म, उसमें मैं अल्लाह ने चाहा तो कवर कर लूंगा। आपके लेक्चर्स की वीडियोस वगैरह हैं तो उसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इसमें बस वो देख रहा था कि मैं एक बजाय मेजर टॉपिक कराने के तो आपको मैं बस देख रहा था कि कोई दूसरा टॉपिक करा दूं ताकि आज जो टाइम है हमारा वो भी हो जाए, यूटिलाइज हो जाए और काम भी हो जाए। अच्छा जी। हाँ, तो अब जो अभी ये एक और हमारा अभी जो टॉपिक है वो कल जी जी, कराएंगे तो फिनिश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कल के लिए मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है, वो है एडवांस ठीक है। स्टोरेज का। तो वो मैं कल इंशाल्लाह कराऊंगा आप लोगों को। तो अभी मैं एक दो छोटे टॉपिक्स हैं वो करा देता हूँ, तो कल का मैंने एक अलग से ठीक रखा है हुआ है, ठीक है, ठीक है ठीक है। तो वो मैं एक टॉपिक करा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट दीजिएगा। फ़हीम है ऑनलाइन हमारे साथ? जी जी, वो ऑनलाइन है। अच्छा अच्छा।
बेसिकली हम भी ये बात आ रही। अच्छा, तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, ये मैं अभी करा देता हूँ आपको, ताकि फिर हम कल मुझे टॉपिक कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लें और फिर इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक तो है कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बेसिकली कंप्रेशन यूटिलिटी, नॉर्मली आपने देखे होंगे अक्सर बाज़ आपको जो पैकेज होते हैं, जो आरपीएम जी पैकेजेस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, वो अक्सर आपको अवेलेबल नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ डॉट आरपीएम पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या होता है कि सोर्स कोड मिलता है आपको किसी भी इसका, तो सोर्स कोड से आपको क्या करना पड़ता है, कंपाइल शंपाइल करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उससे आप आरपीएम पैकेज बनाते हैं। तो वो जो सोर्स कोड होता है वो टार, आपने देखा होगा अक्सर फाइल फाइल होती है डॉट टार डॉट जी जेड, इस तरह इस स्टाइल में होती है, अक्सर आपने देखा होगा फाइल्स वेबसाइट्स के ऊपर भी, और डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी इस तरह से फाइल्स पड़ी होती हैं। तो ये कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। कभी इनकी किया, इनको यूज किया? मैंने हाँ यूज किया, लेकिन वो जारी बात है, वो प्रोसेस मुझे नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो डॉक्यूमेंट से देख के करते हैं ना। हाँ नहीं, बस बेसिकली हाँ वैसे कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रैक्टिस नहीं हुई ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा, बस बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि टार यूटिलिटी हम यूज करते हैं फॉर कंप्रेशन। जी जी जी, हाँ हाँ, वो टार जी। तो हाँ वो। तो अगर आपने लेट्स जी हाँ। सपोज कोई नंबर ऑफ फाइल्स का एक कंप्रेस्ड फॉर्म बनानी हो, लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ कि यार मैंने ना एक लॉग फाइल्स भेजनी है लेट्स सपोज अपनी सपोर्ट टीम को, तो आप अगर आपने एक आर्काइव बना के भेजना हो, जिस तरह विंडोज के अंदर तो आप कंप्रेस यूज तो करते हैं, तो वो कंप्रेस होकर एक फाइल बन जाती है, तो लिनक्स के अंदर आपने करना हो तो आप उसको किस तरह करेंगे, तो टार माइनस सी फॉर क्रिएट क्रिएट आर्काइव, ठीक है, और आगे एफ फॉर फाइल। तो मैं कहता हूँ एक क्रिएट कर दो टार, और फाइल का नाम मैं लेट्स सपोज देता हूँ वो आपका इसको। वो शायद स्टॉप हुई हुई है शेयरिंग स्क्रीन की। सॉरी, ओ सॉरी, अभी आ रही है नजर? जी 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 जी। ओके, ओ सॉरी। तो टार माइनस सी एफ, मैं कंटेंट्स बेसिकली देख रहा था, मैंने कहा चेक कर लो कि कौन कौन से रह गए छोटे टॉपिक्स, तो वो पहले कर लेते हैं। तो टार हम्म। मैंने सी एफ से आप क्रिएट करेंगे कोई भी आर्काइव, लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि आर्काइव जो है वो कर दो, इसका नाम रख दो लॉग आर्काइव, लेट्स सपोज कोई डॉट टार, ठीक है, ये नाम से, ठीक है, ये हम मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं करके आगे मैं नंबर ऑफ फाइल्स बताऊंगा किनको मैंने बेसिकली आर्काइव करना है, तो मैं ऐसे लेट्स सपोज कहता हूँ कि वॉर लॉग के अंदर जो मैसेजेस हैं ये फाइल भेज दो, वॉर लॉग के अंदर जो लेट्स सपोज सिक्योर की फाइल है ये भेज दो, लेट्स सपोज दो फाइलें सेलेक्ट करता हूँ, या तीसरी फाइल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, वॉर लॉग, मैं ऐसे कहता हूँ कि लेट्स सपोज कॉलोनी की जो फाइल है ये भी सेव कर लो, तो इसको कर लेते हैं मैसेजेस डैश डीबग, ठीक है। तो ये तीन फाइल्स मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एक मैं आर्काइव क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं जैसे करूँगा तो ये मुझे, तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे एलएस करूँ, तो ये देखें लॉग आर्काइव डॉट टार के नाम से ये मुझे एक पेज, तो ये एक आर्काइव बनाने का तरीका है, अगर आपने आर्काइव बनाने हो, और अगर आपने देखना हो कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, तो टॉर माइनस टी एफ लॉग आर्काइव, तो ये दिखाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये देखें, ये बता रहा है कि तीन फाइलें इसके अंदर मौजूद है, जिस तरह हम अक्सर अच्छा हाँ, विंडोज के ठीक है करते ठीक हैं। है। तो ये देखना चाहें तो आप देख ये सकते हैं बेसिकली इसको, तो जिप जिप हो गए ना ये इसमें। ये जिप जिप हो गई, बिल्कुल जिप हो गई। तो अगर आप जिप हाँ। करना चाहें तो आप इससे इनको जिप भी कर सकते हैं। क्लियर है, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं नहीं। और बेसिकली अगर आपने वो tar डॉट जी जेड फॉर्म में करना हो तो फिर आप उसको इस हाँ तरह भी कर, उसके लिए आप यहाँ पे जेड जेड होता है फॉर, क्योंकि ये बेसिकली कंप्रेशन यूटिलिटीज होते हैं, एक gzip होती है, एक 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 आपकी bzip होती है, bzip gzip और tar, ये तीन यूटिलिटीज होती हैं। तो नॉर्मली हम दो यूटिलिटी से कंप्रेस करते हैं, tar और gzip। तो gzip अगर यूज करनी हो कि आप कहते हैं tar से भी हो जाए और gzip से भी हो जाए, तो z ये माइनस जेड स्मॉल जेड का जो है ना इजाफा कर दें, तो जब ये फाइल बनेगी और इसके अंदर आप लिख दें tar डॉट जी, तो नहीं, तो अब जो ये ये फाइल, दोनों दोनों अगर अलग अलग हम किस वक्त यूज कर सकते हैं? अ, ये नॉर्मली कब मैं टार यूज करूंगा, कब मैं जीजिप यूज करूंगा?
कब की मसला नहीं है, उसमें होता है कि कंप्रेशन जितना आपको ज्यादा मिले, जितना मतलब साइज कम मिले कंप्रेशन का, अगर मैं इसको थोड़ा सा एरल करूं तो देखें, अगर आप नोटिस हाँ, करें यहाँ वही पे, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला ज्यादा से बेहतर है। आपके सामने ये देखें, ये सेम फाइल पे इस पे कितनी बाइट्स आ रही हैं अगर आप देखें तो, और इस पे कितनी बाइट्स आ रही हैं आपके सामने सोल्यूशन देखें, tar हाँ डॉट हाँ, जी ठीक से, है ठीक है, ओके ठीक है। ओके ओके। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग बेसिकली ये काम करते हैं, tar डॉट जी से करते हैं, ठीक है। तो अक्सर फाइल्स भी आपको इसी तरह मिलती हैं, tar डॉट जी से। तो अब ये तो हो गया ना, आपने इसको वो कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अगर आपने अनकंप्रेस करना हो तो उसके लिए फिर हाँ tar माइनस, अब जारी बात है, इसमें अपने एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, पहले सी फॉर क्रिएट था तो एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट। इसी तरह अगर आपने, आप देख रहे हैं कि आपने ये tar डॉट जी वाली करनी है तो इसके लिए z की इजाफा करेंगे, बिकॉज आप उसको बता रहे हैं कि gzip का आपने एल्गो भी कॉल करना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो माइनस z। अच्छा, v फॉर वर्बॉस है और f फॉर फाइल, फाइल बताएंगे। वर्बॉस मतलब आउटपुट दिखाए आपको, तो आगे आप फाइल का नाम बता दें कि किस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। अब बेसिकली हम अनकम्प्रेस करने जा रहे हैं, तो अनजिप जिसे कहते हैं आप करने जा रहे हैं। तो मैं इसको एंडल करता हूँ, तो ये देखें इसने ये 3 फाइल्स मुझे दिखा दी। तो अगर मैं ls करूँ तो मेरे पास यहाँ पे लॉग कहाँ गई, इसी नाम से एक डायरेक्टरी बनी होगी, हमने इधर कर दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली उसी जगह पे चली गई उस पाथ पे अच्छा, ये बनी ने, हुई मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा था, सॉरी। जी जी, तो पूछे पूछे। हमने अपना जो सबसे पहले जो हमने जो कमांड यूज की थी ना, उसमें हमने वो जो स्विच लगाया हुआ था वो सिर्फ था डैश सी एफ करके। तो हाँ डैश ठीक है, सी एफ जो है वो नॉर्मल मतलब टार है, क्रिएट करने, ठीक है। वो क्रिएट नहीं नहीं, वो अब क्रिएट करने, हाँ नॉर्मल टार है, बिल्कुल क्रिएट नॉर्मल हाँ, टार। ठीक है। अगर उसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको सी सी जेड एफ कर देता हूँ, तो बिल्कुल, वो क्या बन जाएगा? वो मतलब बेसिकली उसमें वो, टार डॉट जीसी बन जाएगा ना, ये चीज बन जाएगी। हाँ दो एल्गोरिदम अप्लाई कर दिया आपने। हाँ, दोनों दो, लेकिन मैं ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि मैं सिर्फ जैसे मैंने सिर्फ नॉर्मल टार किया था, इस तरह से मैं सिर्फ जीजिप करूं। हाँ, gzip करने के लिए उसकी अपनी कमांड है, उसकी है gzip, ये कमांड है gzip कमांड, इससे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा, gzip ठीक कमांड, है। ठीक है, gzip कमांड है फिर, ठीक है। इसके अलावा अगर g unzip कमांड है, अनजिप करने के लिए। ये हाँ एल्गोरिथम इनकी अपनी यूटिलिटी है। bzip कमांड होगी, ठीक है, ये पुरानी है bzip 2। अब bzip 2 एल्गोरिथम वर्जन 2 यूज हो रहा है तो bzip 2, और अगर आपने अनजिप करना है तो b unzip 2 होगा, ये b unzip 2। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अलग है, इनके अलग है। टॉर के हाँ साथ अगर आपने कोई और एल्गो ऐड करना है तो उसके साथ, अब मिसाल के तौर पर मैंने gzip का कहा था, तो gzip के लिए आप z ऐड करेंगे। जेड। और अगर आपने हाँ bzip से फॉर्मेट करना है तो उसके लिए माइनस जे जो होता है, माइनस जे ये वाला होता है, स्मॉल जे, ये ऐड करना है। मतलब आप लिखेंगे टॉर माइनस सी जे एफ कर देंगे आप, बजाय एक्स जेड एफ करने के, तो वो फिर बी जिप से कर देगा उसको। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बस तो सिर्फ ऊपर वाला वो बताई गई जो, हाँ ये जो हम अभी कर रहे थे ना एक्स, वो जो हाँ, आ, एक्सट्रैक्ट का मैं हाँ बता रहा था वाला। बेसिकली। मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिकली दिखाता हूँ कि टॉर लेट्स सपोज माइनस सी एफ, और मैं इसको एक मिनट एक काम करता हूँ, सी डी स्लैश ई टी सी वॉर लॉग में चले जाते हैं, वॉर लॉग मैसेज, वॉर लॉग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं हम्म यहाँ से कमांड लिखता हूँ टॉर माइनस सी एफ, और बल्कि माइनस सी जेड एफ कर लेता हूँ इस दफा, ठीक है। हम्म। और फाइल मैं कहता हूँ कहाँ स्टोर करे, फाइल स्टोर कर दे मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर, किस नाम से? मैं उसे कहता हूँ कि लॉग आर्काइव arc02 डॉट tar डॉट जी सी, ठीक है। ये मैंने कहा कि ये फाइल यहाँ पे कंप्रेस, जो कंप्रेस होकर फाइल होगी वो इस पाथ पे स्टोर कर दे। और अब फाइल्स कौन कौन सी मैंने इसको देनी है, अगर मैं इसको हम्म। देना चाहूँ तो मैं इसको फाइल अब दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पे आप कर दो मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस डैश डीबग, वो पहले मैंने की थी, हम्म। सिक्योर, सिक्योर। ठीक है। और इसी तरह आप मेल मेल लॉग, बॉक्स या कोई भी, हाँ। कोई भी इस तरह। हाँ, अब ये मेल फाइलें आप लॉग। कर दें, ठीक है। तो ये करके उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको जो है ना वो आर्काइव बना दो।
अच्छा, परमिशन डिनाइड का मैसेज बिकॉज इसके लिए आपको सूडो के राइट्स चाहिए, तो हम इसको सूडो ठीक है। कर देते हैं, सूडो, और ये मैं क्रिएट कर दिया। तो ये लॉग, ये आर्काइव बन गई होगी। अब मैं जाके देखूं अगर अपने इसमें होम डायरेक्टरी में। एलएस यहाँ पे करूँ तो ये देखें लॉग आर्काइव ARC02 के जी नाम से जी ये बन जी गया। अब मैंने जी इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए टॉर -XZF, पहले CZF था, अब XZF, और V ऐड करूंगा वर्बॉस के लिए, डिस्प्ले मुझे अच्छा आउटपुट डिस्प्ले। अच्छा, एक सेकंड। अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल टार होता तो फिर हम इसमें वो जेड नहीं अप्लाई करते, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही अच्छा, बात बस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको करता हूँ लॉग टॉर -XZVF, हम इसको कर लेते हैं टॉर -XZFV, और इधर मैं इसको फाइल दे देता हूँ लॉग arc 02। अच्छा ठीक है, log arc 02 डॉट डॉट जी जी। जी जी। तो ये, अच्छा मेरे ख्याल में करप्ट है शायद, देखते हैं एक मिनट, हो सकता है वो। अच्छा, इसके अंदर ये फाइलें तो मौजूद हैं, ठीक है, फाइलें एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इसको टॉर मैं इसको करता हूँ log, ठीक ठीक, एफ का हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, तो ये मैं करता हूँ। तो ये देखें, ये इसने एक्सट्रैक्ट कर दिए, तो अगर मैं एलएस करूँ तो ये देखें, ये वही फाइल मैसेजेस डॉट डीबग हाँ, ठीक है, मिनी ठीक है। लॉग मैसेजेस, ये सारी की सारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका है हाउ टू क्रिएट एंड एक्सट्रैक्ट टॉर यूटिलिटी के थ्रू आप ये कर सकते हैं। मकसद क्या है बेसिकली कि आपने कोई फाइल्स को वो करना है, कंबाइन करना है, और इसको कहीं भेजना है, आपने किसी रिमोट सर्वर के ऊपर भेजना है, ठीक है, या आपने किसी को ईमेल करनी है, सॉर्ट ऑफ इस तरह से आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरी डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं क्रिएट, टार क्रिएट कर सकते हैं पूरी डायरेक्टरी का भी, अगर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी के sudo tar czf, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक फाइल बना दो किस नाम से, ये थोड़ा टाइम ले लेगी, लेकिन ये है कि etc.tar. मैं जितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, मैं उनकी क्या करना चाह रहा हूँ, उसका मैं कह रहा हूँ कि उसका मुझे एक बना दो, कंप्रेस करके बना दो मुझे पूरा, जितनी मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc के अंदर पड़ी है डायरेक्टरी के अंदर। पहली बात, etc के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये देखें अभी थोड़ा टाइम ले रहा है बिकॉज etc इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टरी। तो अगर मैं ll करूँ यहाँ पे, तो ये देखें इसका साइज आपके सामने है, ये साइज है इसका बेसिकली, और ये तो अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये etc की पूरी फाइल्स उठा के यहाँ हाँ, पे फाइल भेजेगा। तो यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ इट। अच्छा, इसके साथ फिर डिफरेंट स्विच आप लगा सकते हो जिस तरह परमिशंस होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि यार परमिशंस मेरी इंटैक्ट रहें, तो -p का स्विच पे लगा सकते हो, मतलब आप यही काम CZF के साथ यहाँ पे ये p का स्विच लगा दो, तो परमिशन जो इसके ऊपर लगी हुई है ना, वो परमिशन प्रिजर्व रहेंगी, तो ये बेसिकली परमिशन के साथ स्टोर कर देगा। तो अगर ये काम करना चाह रहे हैं, उसका फायदा ये होगा कि डेस्टिनेशन के ऊपर वही परमिशन होगी जो सोर्स के ऊपर इसके ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो एक कॉपी होता है बेसिकली। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्टिनेशन सर्वर के ऊपर जाके, तो वो जो यूजर एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है वो ओनरशिप उसको दे देता है। तो अगर आप चाहते हैं नहीं यार ओनरशिप उसी यूजर की रहे जिस यूजर से बेसिकली ये क्रिएट हुई थी, तो फिर ये पी का आप एक स्विच जो है वो साथ में ऐड कर देंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा, नहीं, ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया। ये सी तो कॉपी है ना? सी क्रिएट है, क्रिएट हाँ, और ठीक है, अच्छा। जेड जो है वो उसके साथ हम कह रहे हैं कि gzip का एल्गो भी लगा दो, हाँ और हाँ हाँ। एफ जो है वो फाइल का रेफरेंस देने के लिए, और पी जो है वो बेसिकली है परमिशन प्रिजर्व करने के लिए। मतलब ये जो परमिशन आपको नजर आ रही है ना, ये जो परमिशन, ये स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, ये इसको प्रिजर्व कर देगा, यही परमिशन अच्छा अच्छा रखेगा अच्छा, इसमें हाँ हाँ हाँ। डेस्टिनेशन, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो ये बेसिकली बात हम थी हमने अब। और हमने इधर अभी इस वक्त वो एक्स नहीं लगाया ना? वो एक्सेस नहीं लगाया कि वो बड़ी बड़ी फाइल है, डायरेक्टरी, पूरी डायरेक्टरी मैंने वो करी थी ना, etc की पूरी डायरेक्टरी,
तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो फिर पूरी उठा के मैं कर देता हूँ आपके सामने। इसको हम कैसे करते हाँ, हैं। तो उसको करने की जरूरत, हम डायरेक्ट उसको हाँ एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं, हाँ हम ना पे। हाँ, कर हाँ हाँ सकते हाँ हैं। हाँ। एक्स जेड वी एफ से कर देंगे, वो कर देगा एक्सट्रैक्ट, लेकिन वही बात है कि वो फिर नहीं नहीं हो नहीं, वो जाएगा। तो फिर, हाँ हाँ हाँ। वो अगर आप देखना चाहें कि अगर यार ये टॉर माइनस टी एफ और आप आगे ई टी सी दे रहे हैं, तो ये देखें, ये देख रहे हैं लंबी लिस्ट है, ये तमाम जी इसके जी। अंदर ईटीसी के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, सबकी डिटेल आपको दिखा रहा है। तो ये बेसिकली तरीका है हाउ टू कंप्रेस फाइल और अनकंप्रेस कैसे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने फॉर एग्जांपल इसको रिमोट सर्वर के ऊपर भेजना हो, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी एससीपी कमांड। एससीपी कमांड सिक्योर कॉपी होती है। तो अगर आपने लेट्स सपोज आप कहते हैं यार ये जो मेरी फाइल है, लेट्स सपोज ईटीसी बड़ी फाइल हो जाएगी, हम लॉग वाली फाइल को भेज देते हैं, लॉग वाली को फाइल भेज देते हैं, ये फाइल है, ये मैंने रिमोट सर्वर भेजनी है लेट्स सपोज। तो उसके लिए मैं कहाँ भेजूँ, तो मैं एक रिमोट सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज हम ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि यार मुझे ना इसको भेजना है कहाँ पे, रिमोट सर्वर पे, तो एससीपी आगे आप पाथ लिखते हैं करंट फाइल का जिसको आपने भेजना है, और आगे फिर आप सर्वर का आईपी या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आप लिख देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10.196 के ऊपर कॉलन, और वहाँ पे आपने कहाँ भेजना है, किस डायरेक्टरी के अंदर भेजना है, तो लेट्स सपोज आप कहते हैं उसको भेज दो टेम्प के अंदर, लेट्स सपोज। तो इस तरह आप ये रिमोट होस्ट के ऊपर इस डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल को उठा के वो भेज देगा। दिस इज कॉल्ड एससीपी कमांड, ये आप यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल होती है। तो मैं अभी सर्वर बूटिंग कंडीशन में है मेरा ख्याल है, देखते हैं बूट हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो अब वो काशिफ सर, मुझे वो जी वाली जी कमांड दोबारा से दिखाते हैं, वो जो जिसमें हमने वो ईटीसी वाली, वो जो हमने ऊपर वाली, बस क्रिएट किया स्क्रॉल स्क्रॉल अप, हाँ स्क्रॉल अप करके दिखा दें तो मतलब। है, ये टार जो हमने क्रिएट किया है, ये वाली हाँ कमांड, हाँ हाँ हाँ, ये जैसे, ये तो हमने अपनी, ये, हाँ ठीक है ठीक है। ये पूरी डायरेक्टरी को कर रही है। अगर आपने एक पूरी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है ना, ये वाली हमने अपनी तरफ से जी की जी है ना ये। जी जी, पूरी डायरेक्टरी करना चाहें तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं। होम 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 डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है ना। हाँ, होम डायरेक्टरी के अंदर आप चाहें तो ये, हाँ आप ये पाथ दे जो सकते जो हैं। ईटीसी टार जीजेड हमने की है, ये जी तो जी होम डायरेक्टरी के अंदर हम, जी हाँ जी हाँ। जी जी, ये ठीक है टिल्डा ठीक। साइन मतलब होम डायरेक्टरी है, आप कोई भी पाथ दे सकते हैं, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं इसको। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ अच्छा, अब मैं क्लियर कर लेता हूँ तभी ऊपर हम थोड़ा गए हैं इसको। अच्छा, मैं अब ये बेसिकली मेरा ख्याल सर्वर भी बूट हो गया होगा, तो हम ये भेजना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको जैसे एंटर करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ। तो अच्छा, परमिशन डिनाइड है क्योंकि एससीपी जब आप करते हैं तो आप यूजर वहां पे भी होना चाहिए, तो मैं इसको सूडो से करता हूँ ताकि ये रूट का पासवर्ड ले मुझसे। तो सूडो एससीपी दिस एंटर करूंगा, ये यस कर रहा है, मैं इसे यस करूंगा। अब मुझे रूट का पासवर्ड देना है डेस्टिनेशन होस्ट का, तो मैं उसका पासवर्ड दे दूंगा। तो ये अब अगर तो ये ओके कमांड तो ये कॉपी कर देगा फाइल, अभी आपको बता भी देगा कि फाइल कॉपी हो गई अगर ये पासवर्ड ओके है तो। अगर पासवर्ड ओके नहीं है तो फिर ये पासवर्ड का एरर दे देगा। हाँ, ये तो हमने, तो हाँ तो ये देखें, ये वो उसने एससीपी तो फाइल, वो है ना, प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ हाँ, ये सिक्योर कॉपी है। तो आप इस तरह रिमोट जी सर्वर के जी। ऊपर कॉपी कर सकते हैं। ये मैं एक तरीका हम्म बता रहा हूँ हाउ टू टेक अ बैकअप ऑफ योर सिस्टम। अपने सिस्टम का बैकअप हम्म। लें, और मतलब बैकअप इन फॉर्म कि आप कंप्रेस करें उसको और उठा के रिमोट सर्वर के ऊपर फेंक दें यूजिंग द एससीपी कमांड, या ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने इसको एक, तो ये सिक्योर कॉपी एससीपी कमांड है, इसके अलावा आपके पास आर सिंक यूटिलिटी भी है, ठीक है। आप चाहें तो आर सिंक यूटिलिटी भी यूज कर सकते हैं। ये आर सिंक यूटिलिटी है, इसका आइडिया। नहीं नहीं, एससीपी का थोड़ा बहुत था, इसका नहीं है। एससीपी क्या करती है, एससीपी उठा के ना जो आप फाइल देते हैं उसको उठा के वहां फेंक देती है, ऐसे ही है ना। जी 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 जी। तो ये मतलब से एससीपी का ये फर्क है। जो आर सिंक होती है वो सिर्फ जो इंक्रीमेंटल चेंज जो आती है ना, डिफरेंस जो आता है, वो बेसिकली जब एक दफा फाइल कॉपी करके भेज देती है रिमोट लोकेशन पे, फिर वो देखती है कि जो डिफरेंस आया ना चेंज, तो जो चेंज आया सिर्फ वो चेंज कॉपी करती है वहाँ पे, पूरी के पूरे कंटेंट्स दोबारा कॉपी नहीं करती। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक यहाँ पे कमांड लिखता हूँ, sudo rsync, ठीक है। मैं ये कमांड लिख रहा हूँ sudo rsync -a से होता है आर्काइव,
ठीक है, जिस तरह टार में भी था ए से आर्काइव, तो इसमें भी आर्काइव हम करके भेज दें। और मैं इसे कहता हूँ कि -a और v फॉर वर्बॉस आउटपुट मुझे दिखाए। v हमेशा वर्बॉस के जो मैं कहता हूँ कि जो वॉर लॉग की डायरेक्टरी है ना पूरी, ये देख रहे हैं वॉर, मैं इसे कहता हूँ वॉर लॉग की डायरेक्टरी को उठा के भेज दे कहाँ पे, लेट्स सपोज रिमोट, वही आप वाला लोकल, सर्वर। आप लोकल पे भेज सकते हैं। आप यहाँ पर /temp लिखें तो ये /temp पेपर भेज, ठीक है। ये अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये देखें, ये इसने फाइल कॉपी कर दी। तो अब अगर मैं दोबारा इसको करूँगा तो ये देखें, इसने कहा कि सिर्फ इन 3 फाइल्स के अंदर चेंज आइए। अगर आप देखें तो उसने कहा जी सिर्फ इन 3 फाइल के अंदर चेंज, सिर्फ 3 फाइल्स में बात। चेंज, हाँ चेंज का क्या मतलब, यानी कि रनिंग टाइम पे जो लॉग्स में चेंजेस आ रही हैं। देखें, जब फर्स्ट टाइम उसने लॉग से ये फाइल्स कॉपी की ना, उसने फर्स्ट टाइम जब हाँ ये हाँ ऊपर मैंने हाँ कमांड दी, उसके बाद मैंने जब दोबारा कमांड सेम कमांड एग्जीक्यूट की तो वो ये देखता है कि इनमें जो चेंज आई है फाइल्स के अंदर कंटेंट्स में, सिर्फ हाँ उन हाँ फाइल्स हाँ हाँ, कॉपी करेगा, ठीक है ठीक है। बजाय इसके कि बार बार सारा रिपीट करे। ये देखेंगे दोबारा कब चलाता हूँ तो अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया ना, ये सिंपल बता रहा है कि इतनी बाइट सेंड हुई है, इतनी रिसीव हुई है। तो दैट इज द हाँ और वो, बेनिफिट ऑफ हाँ वो यूजिंग दिस। यानी कि ये डिफरेंस हुआ बेसिकली एससीपी और आर हाँ सिंक के अंदर ना। एग्जैक्टली अब अगर मैं इसको रिमोट, अब मैं चाहता हूँ कि रिमोट मेरी लोकेशन के ऊपर 192.168.10.196 के ऊपर मेरी, लेट्स सपोज मैं टेम्प के ऊपर एक मैंने एक बैकअप डायरेक्टरी बनाई हुई है /temp के नाम से, लेट्स जी जी सपोज। जी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो है ना बैकअप होता रहे, मतलब इन इस पूरी डायरेक्टरी का। और मैं इसको अब एक दफा मैंने कमांड चलाई, ये मुझसे पासवर्ड लेगा, ठीक है, मैं पासवर्ड दे दिया। ए मींस मतलब ए वाला जो स्विच है मींस ऑल कंटेंट ना। आर्काइव, 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 ए हाँ फॉर हाँ अच्छा अच्छा, ए आर्काइव, आर्काइव, हाँ ठीक है। और और बी फॉर वर्बॉस। अब अगर मैं इस कमांड को दोबारा चलाऊंगा तो बजाय इसके कि ये सारे, अब देखें ना ये बाइट्स, अगर देखें फर्स्ट टाइम इसने सारी बाइट्स सेंड की हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं इस कमांड को रन करूंगा तो सिर्फ डिफरेंस भेजेगा इसका। तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो अगर आप देखें तो सिर्फ इसने 13,257 बाइट्स हाँ, भेजी, जो सिर्फ जो चेंज आया वो भेजा है। तो आर सिंक की यूटिलिटी इसलिए पावरफुल यूटिलिटी है कि आप इसको यूज किया करें बैकअप के लिए। अगर आपने बैकअप करना है कि रिमोट लोकेशन के ऊपर, तो आप इसको कमांड को एक खास टाइम के बाद एग्जीक्यूट करें, तो ये आपके लिए ये काम करेगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्लियर है? जी जी क्लियर है। अच्छा, इसमें बेसिकली अब हमने बात की कि यार ये कमांड आर सिंक यूटिलिटी इज वेरी गुड, इसको आप यूज करके तो आप जो है ना वो सिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप उल्टा काम भी कर सकते हैं, आप रिमोट लोकेशन से आप, मतलब मैं इसको इस तरह करूं, आर सिंक, अब ये मैं बैकअप सर्वर के ऊपर बैठ के भी ये कमांड चला सकता हूँ, आर सिंक। मैं कहता हूँ ये मेरा एक रिमोट सर्वर है जिसकी जो मैं चाहता हूँ कि जिसकी वॉर लॉग की जो डायरेक्टरी है, इसके सारे आ जाए मेरे पास कहाँ पे, मेरी /temp के अंदर बैकअप हो जाए। हाँ उल्टा रिमोट काम, ठीक सर्वर की डायरेक्टरी मैं अपने पास बैकअप करना चाह रहा हूँ, आर सिंक। तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ये मुझसे पासवर्ड लेगा रिमोट सर्वर का, तो अब ये बेसिकली उधर की फाइल यहाँ पे ले आया। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो अब मैं अगर दोबारा चलाऊंगा है। हाँ तो जो दोबारा डिफरेंस से, होगा हाँ तो वो सिर्फ वहीं आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन, आप तो इसको बैकअप सर्वर के ऊपर भी चला सकते हैं। तो आप इसको जो है वो बैकअप सर्वर पे चला सकते हैं, अब मेंबर सर्वर के जहाँ से जिसका बैकअप लेना है उधर भी चला सकते हैं। तो आर सिंक यूटिलिटी आप कहीं से भी चला सकते हैं रिमोटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनाब ये जो यूटिलिटी हम चला रहे हैं, अब इस यूटिलिटी को अगर हमने स्केड्यूल करना हो, ठीक है, अब मतलब देखना आर सिंक यूटिलिटी थोड़े थोड़े देर बाद जो डिफरेंस है सिर्फ वो सेव कर रही है। तो मैं चाहता हूँ यार दिन में ये 2 दफा चले या 3 दफा चले या हफ्ते में 1 दफा चले, तो जो डिफरेंस ऑफ डाटा है वो स्टोर करती रहे एक खास लोकेशन के ऊपर। जिस डेटाबेस के डंप्स होते हैं या एप्लीकेशन के बैकअप्स होते हैं, उसमें मतलब कोई लॉजिक समझ में आती है ना कि उसको स्केड्यूल हो जाना चाहिए, ये कमांड हम चला दें और वो स्केड्यूल हो जाए। क्या ख्याल है? बात एक मिनट। बात जी जी बात क्लियर दोबारा हुई मेरी? बोलिए। हाँ थोड़ा मैं सा, ये कह हाँ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आर सिंक की यूटिलिटी हमने यूज की कि हमने रिमोट लोकेशन पे ऊपर एक हमने जो जी 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 जी। डायरेक्टरी थी उसका बैकअप भेज दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं इसको स्केड्यूल कर दूँ कि ये दिन में 2 दफा चले या 3 दफा चले, सॉर्ट ऑफ, तो लेट्स सपोज अगर इस तरह का कुछ सीन हो, दिन में 2 या 3 दफा चले, तो स्केड्यूल करना पड़ेगा इसको। तो लेट्स सपोज हम अगर हम हाँ स्केड्यूल कर हाँ लेते हैं जी तो जी, लिनक्स के मैं अंदर, असल में भी पूछने वाला था कि जैसे मैं हाँ नेक्स्ट बिल्कुल, डे चलाता हूँ तो फिर हाँ। तो इसको स्केड्यूल करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्रॉन जॉब का होता है। तो क्रॉन जॉब यूज करते हैं या क्रॉन टैब यूज करते हैं। क्रॉन डी डेमन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्केड्यूलिंग ऑफ टास्क।
ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे cron job। अब cron job या cron d जो डेमन है वो हमारे लिए काम करता है। अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको बताऊं तो लेट्स सपोज उसको अगर आपने इस प्रोसेस को अपने ऑटोमेट करना है या स्केड्यूल करना है तो उसके लिए अगर आप लिखें या मैंने cron tab ये कमांड होती है जिसके थ्रू आप स्केड्यूल कर सकते हैं। -l से आपको बताता है कि करंट आपकी कोई स्केड्यूल जॉब्स तो नहीं है, तो इस वक्त कोई नहीं है। तो मैं इसे कहता हूँ cron tab -e अगर एडिट करना हो तो ये मैं e लिखूंगा। ओके, मुझे परमिशन चाहिए तो मैं इसको ओके हम l यूजर 1 से है ना, ठीक है। cron tab -e -u इज इक्वल टू l यूजर 01। अच्छा, मस्ट बी प्रिविलेज, तो हम sudo कमांड यूज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक एडिटर खुल गया, ठीक है, temp cron job ये। अब यहाँ पे मैं cron job लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें इधर जो इसका फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें 5 फील्ड्स होती हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5, ठीक है। और 6 जो फील्ड होती है वो कमांड होती है कि आपने कमांड क्या देनी है। तो नॉर्मली हम cron जॉब के अंदर जो कमांड होती है वो स्क्रिप्ट फाइल हम देते हैं इसको कि यार एक स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कर दो। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ माई जॉब, या मैं ऐसे कहता हूँ कि db backup.sh, ये एक स्क्रिप्ट है। मैं कहता हूँ ये चले एक खास पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या डेट के ऊपर या डे के ऊपर। अब ये जो 5 फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली फील्ड है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो पहली स्टैटिक वाली फील्ड है वो हम यूज करते हैं फॉर मिनट के लिए, ठीक है। दूसरी जो स्टैटिक फील्ड है वो हम यूज करते हैं फॉर आवर के लिए, ठीक है। अच्छा, मिनट आवर, हाँ। तीसरी जो स्टैटिक फील्ड है वो हम यूज करते हैं डे ऑफ मंथ के लिए, ठीक है, मतलब आप इसको डे करते हैं, डे ऑफ मंथ। और जो फोर्थ स्टैटिक फील्ड है वो हम यूज करते हैं मंथ फील्ड, मंथ कौन सा होगा। और जो फिफ्थ स्टैटिक फील्ड है वो हम यूज करते हैं डे ऑफ वीक, मतलब सैटरडे संडे मंडे उस काम के लिए, डे ऑफ वीक, ठीक है। और आगे फिर आपका स्क्रिप्ट आ जाता है db_backup, जो भी हमने अभी स्क्रिप्ट लिखा। ये एक्चुअली में बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है। तो लेट्स सपोज और मैं कुछ ये क्या है, db_backup, ये जो फाइल है? ये एक स्क्रिप्ट फाइल है जो अभी हमने लिखनी है, मैंने लिखी नहीं है अभी, ये हमने अभी लिखनी हाँ, है। तो वो जो अच्छा। हमने अभी rsync की जो कमांड दे रहे थे ना, वो हम स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कमांड लिखेंगे कि यार इस टाइम के ऊपर ये स्क्रिप्ट फाइल ये स्क्रिप्ट फाइल को चला दो। और वो स्क्रिप्ट फाइल क्या करेगी, वो हमारा वो बैकअप वाला काम करेगी। तो स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाके हम rsync की वो कमांड लिख देंगे। समझ आई बात? ठीक है। तो ये तरीका होता है सिंटैक्स इसका, मतलब फॉर्मेट ये होता है इसका। तो लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि यार मैं एक डीबी बैकअप्स मैंने लेने हैं, तो मैं कहता हूँ एक सुबह 7 बजे बैकअप हो, एक सिनेरियो दे रहा हूँ, एक सुबह ठीक 7 है, बजे बैकअप हो, ठीक है, और एक शाम को 5 बजे बैकअप, लेट्स सपोज, सही है। ठीक है, शाम को 5 बजे बैकअप हो डेली, ठीक है। तो मैं क्या इसमें लिखूंगा, अब ये किस तरह से होगी, मिनट या जीरो। पहले हम सिंपलेस्ट देख लेते हैं। सिंपलेस्ट में कहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट हर 5 मिनट बाद चलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले स्टैटिक को /5 कर देंगे, तो इसका मतलब है ये हर 5 मिनट बाद चलेगा। अगर स्टैटिक 1 कर दूंगा तो ये, हाँ, हाँ। हाँ, अगर स्टैटिक /1 कर दूंगा तो ये हर 1 मिनट बाद चलेगा। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये खाली सब स्टैटिक कर दूं तो ये हर मिनट बाद, मिनिमम मिनट के बाद ही चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना करूँ, सारे स्टैटिक कर दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 मिनट के बाद ये स्क्रिप्ट बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो लेकिन अगर मैंने फिक्स करना है कि यार आधे घंटे बाद चले, तो मैं यहाँ पे */30 कर दूं तो ये आधे घंटे बाद चलेगा। तो ये इसका एक तरीका है। लेट्स सपोज अभी मैंने जो मिसाल दी आपको कि आप एक स्क्रिप्ट आप इस जॉब को चलाना चाह रहे हैं डेली सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। तो आप, या पहले हम कहते हैं लेट्स सपोज डेली शाम को 5 बजे हमने बैकअप चलाना। तो इसमें पहली फील्ड मिनट की है, दूसरी आवर की है, ऐसी है ना। जी, जी। तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मैं आवर कौन सा है, शाम 5 बजे का आवर कौन सा होता है, 15 होता है, नहीं 17 होता है, 24 आवर क्लॉक चलती है ना। तो 17 आवर्स, और बाकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो जाहिर बात है फिर मैं डेट या मंथ फिक्स कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे कहता हूँ डेली 5 बजे, वो तो ये उसका नेक्स्ट वाले जो 3 है वो डेट है, डेट मंथ एंड ईयर। नेक्स्ट वाली जो है ना वो डेट मंथ और ईयर है।
डेट मंथ हाँ और डे ऑफ द वीक है, ईयर नहीं है, डे ऑफ द वीक, ठीक है, ईयर नहीं होता इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है। ठीक है? तो ये जो लाइन है ये कह रही है कि जनाब इस स्क्रिप्ट को डेली शाम को 7 बजे 5 बजे एग्जीक्यूट कर दो। तो ये मतलब है कि अब ये जो डीबी बैकअप का स्क्रिप्ट है इसके अंदर मैंने वो आर सिंक की कमांड दी हुई है कि आर सिंक डीबी का जो डंप का बैकअप है वो उठाओ और इसको रिमोट लोकेशन पे भेज दो या इसको लोकल लोकेशन पे कहीं और पे कॉपी कर दो। ठीक है ना, लेट्स सपोज। तो ये दिस इज कॉल्ड स्केजुलिंग। अब एक और अच्छा सिनेरियो फिर है। हमने जैसे उसके लिए मिनट्स के लिए हमने /5 या /30 या /10 किया था। आवर्स हाँ के हाँ, लिए हम सिंपल 17 लिख रहे हैं, यानी कि नो 17 स्लैश और नो। 17 और यहाँ पे हम जीरो कर देंगे लेट्स सपोज। तो इसका मतलब है कि ठीक 5 बजे। और अगर 5 मिनट, अच्छा हाँ, वो आप जो बता रहे थे एवरी 5 मिनट्स में, वो फिर तो वो उसके लिए स्लैश स्लैश, लगाना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे हाँ 15 लिखता हाँ हूँ हाँ हाँ तो ये मकसद होगा कि 15 मिनट बाद बस वन टाइम चलेगा। तो स्लैश से मैं उसको कह रहा हूँ कि रिपीट करना है टास्क को बेसिकली मिनट में। हाँ 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 हाँ। तो ये अगर मैं ये लिखूंगा तो इसका मतलब है कि डेली शाम को 5:15 बजे ये काम हो जाना चाहिए, बैकअप ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट सुबह 7 बजे भी चले और शाम को 5 बजे भी चले। तो इसके लिए हम ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये अब सुबह 5, ये शाम 5 बजे का है। तो आप यहाँ पे कॉमा के साथ यूं भी कर सकते हैं, एक ही फील्ड के अंदर मैंने कॉमा हाँ डाल दिया। हाँ 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 हाँ। तो ये सुबह 7 बजे भी चलेगा और शाम को 5 बजे भी चलेगा। अच्छा, अब एक सिनेरियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं चाहता हूँ दे रहा हूँ तो आप मुझे जरा हेल्प आउट करें। सिनेरियो ये है कि मैं इसे कहता हूँ कि यार ये ना मुझे तकरीबन ना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हर एक घंटे बाद हम्म जो वर्किंग डेज हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, 5 वर्किंग हम्म। डेज हैं। 5 वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये डेटाबेस का स्टेटस चेक करे। कोई एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है डीबी स्टेटस चेक। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी डीबी की हेल्थ को चेक करता है। मिसाल के तौर पर डीबी के अंदर टेबल स्पेसेस होती हैं जो कि आपका साइज होता है वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई और चेक्स होते हैं। तो मैं एक स्क्रिप्ट मैंने बनाया हुआ है जो कि डीबी स्टेटस चेक करता है। ये आपको नेट से भी मिल जाएंगे, ओरेकल का, सीक्वल का, या कोई भी एप्लीकेशन का आप स्क्रिप्ट, कोई आपने हेल्थ स्क्रिप्ट चेक करना हो तो आपको मिल जाते हैं। तो अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। कब एग्जीक्यूट करना है? सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक हर घंटे, एक घंटे बाद, और मंडे से लेके फ्राइडे तक, 5 वर्किंग डेज। तो क्या तो इसकी बनेगी सूरत हाल? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम कहते हैं जीरो हम्म स्पेस, और मैं यहाँ पे करूँगा सुबह नौ /1। बजे से लेके स्लैश अच्छा 18, ये रेंज दे दी मैंने। हाँ। ठीक है, तो 9 से 18 की रेंज दे दी, तो ये हर घंटे बाद ये स्क्रिप्ट चलेगा। 9 बजे चलेगा, 10 बजे चलेगा, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है, 1 बजे, 2 बजे, इस तरह ये रेंज आपने दे दी आवर की फील्ड में। ठीक है, तो ये मैंने फील्ड दे दी। अच्छा, नेक्स्ट फील्ड है किसकी, डे ऑफ मंथ की, वो हम स्टैटिक रहने देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम डे हम्म, फिक्स नहीं कर रहे, सॉरी डे फिक्स नहीं कर रहे। डेढ़ हाँ। नेक्स्ट फील्ड है मंथ की, है वो भी मैं फिक्स नहीं कर रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये डे फाइव हाँ, वर्किंग डेज 5 days। 5 वर्किंग, तो 5 वर्किंग डेज जो फिफ्थ फील्ड है जो कि डे ऑफ द वीक कहलाती है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे, इस तरह। हम्म। तो तो ये क्या करेगा, ये जनाब स्क्रिप्ट ये 5 दिन चलेगा, डेली सुबह 9 से शाम 6 बजे हर घंटे बाद। ठीक है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रिंग होगी, आप इसको रेंज भी दे सकते हैं 1 to 5। बेसिकली ये स्टार्ट होता है 1 जो है वो मंडे है, 2 जो है 0 से 6 में होता है, 0 संडे, 1 से लेके 5 तक मंडे से फ्राइडे। तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन नीचे वाली लाइन है ये कह रही है कि ये जो स्क्रिप्ट फाइल है ये आपने एग्जीक्यूट करनी है शाम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक हर घंटे बाद, और 5 दिन, मंडे से लेके फ्राइडे तक। दैट इज बेसिकली ये इसका मतलब है इस लाइन का। क्लियर है? ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज एक स्क्रिप्ट चलाना है, क्वार्टरली चलाना है,
मतलब आपने क्वार्टरली एक स्क्रिप्ट चलाया, क्वार्टरली से बना दिया है कि आप चाहते हैं कि यार ये जो है ना हर साल 4 दफा चले स्क्रिप्ट। क्वार्टरली क्या होता है, हर साल 4 दफा एक स्क्रिप्ट चले, ठीक है, ऐसे ही है ना। एक चले जनवरी में, एक चले अप्रैल में, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, एक जुलाई में चल जाए, एक अक्टूबर में चल जाए, एक दिसंबर में चल जाए, सॉर्ट ऑफ इस तरह क्वार्टरली जो होता है। तो फिर आप कौन सा यूज करेंगे, मंथ, ये वाला, ये फोर्थ फील्ड आप यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, ठीक है, अप्रैल, जून, अक्टूबर, लेट्स सपोज मैं रैंडम लिख रहा हूँ दिसंबर, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। सॉरी ये जुलाई होगा, जुलाई, ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं बेसिकली। सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आप इस तरह ये, और आगे दिसंबर की आप करना चाहें तो ये फिर 5 दफ़ा चल गया। अगर आपने 4 दफ़ा चलाना है तो आप इसको इस तरह चला सकते हैं, एक जनवरी में स्क्रिप्ट चल जाए, एक अप्रैल में चल जाए, एक जुलाई में चल जाए और एक अक्टूबर में चल जाए, तो आप इस तरह हम्म। भी चला सकते हैं। तो आप इस तरह भी चला सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वार्टरली। अगर आपने चलाना हो तो ये जॉब आप इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक स्क्रिप्ट चलाते हैं वैसे ही चेक करने के लिए कि हमारा ये जॉब काम किस तरह करती है। तो मैं इसको चलता हूँ स्टैटिक स्लैश 1 और मैं यहाँ पे फिलहाल स्टैटिक कर देता हूँ सारा। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि हर मिनट बाद ये चले, ठीक है, ये मैं इसको दे देता हूँ। तो लेट्स सपोज हम इसको जैसे ही बाहर आएंगे तो ये स्क्रिप्ट तलाश करेगा, इसको स्क्रिप्ट चाहिए तो हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं VIM DB_ बैकअप और मैं इसे .sh बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट फाइल जो बनाते हैं हम, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम शुरू में ये हम बिन बैश बताते हैं इसको, ठीक है। हम्म। तो इसको करके इसके बाद में वो rsync की कमांड दे दूंगा। rsync क्या कमांड हमें दी थी, rsync -av, और मैं कहता हूँ कि स्लैश लेट्स सपोज etc को जो है वो कहाँ पे डंप कर दे, स्लैश लेट्स सपोज mnt के अंदर मैं डंप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लोकल भी कर रहा हूँ ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें। ये मैं राइट करके बाहर आ गया और उसके बाद मैं chmod कमांड से एग्जीक्यूट के राइट्स दे दूंगा, क्योंकि स्क्रिप्ट के लिए एग्जीक्यूट के राइट्स देना बहुत जरूरी है। तो अच्छा एक मिनट, sudo chmod +x db। अच्छा काशिफ साहब एक सेकंड, वो जरा उसमें, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जी अच्छा, इस फाइल की बात करते हैं। जी जी। ये मैंने rsync की कमांड दी है और मैंने इसमें 2 पाथ दे दिए हैं कि जनाब ये etc को बैकअप कर दे /mnt के अंदर, या हम इसको /temp कर देते हैं, ठीक है हाँ हाँ। ठीक है। तो मैं इसको /temp कर देता हूँ। तो हम इसको राइट करके बाहर आ जाते हैं और chmod और मैं इसे कहता हूँ कि a+x, ठीक है, db_backup.sh। तो ये मैंने राइट्स दे दिए। अगर मैं ll करूँ तो ये देखें ये स्क्रिप्ट फाइल चल गई। अब ये हर मिनट बाद इसको चलना चाहिए, क्योंकि मैंने cron टैब के अंदर अगर मैं cron टैब -l करूँ तो ये देखें ये मेरा चल रहा है। इसमें मैंने एक मिनट sudo cron टैब -c, अच्छा ये मैंने एक लाइन इजाफी डाली हुई है तो मैं लाइन डिलीट कर दूं। तो अब हम देखते हैं कहाँ पे लॉग्स चेक करते हैं। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल करें जी क्वेश्चन। अच्छा, लॉग पहले जैसे हमें हमारा जो वो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि हम स्केड्यूल कर रहे हैं ना आरसिंग के प्रोसेस को, कि भाई जी हमें जी किस, तो वो जो हम बेसिकली वो नहीं आवर्स एंड डेट और वो सब, वो हम किस फाइल को एडिट कर रहे थे, वो हम किस फाइल के हाँ एडिटर में जा रहे थे। वो ही मैं दिखा रहा था आपको। क्रॉन टैब कमांड से -e करेंगे ना तो ये इसकी अपनी यूजर की प्रोफाइल हाँ के अंदर ही वो कर देता है, उसको सेव कर देता है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि यार ये बेसिकली उसी के बस हम अंदर ही सिर्फ मैं सिर्फ सिंपल आपको भी दिखा रहा हूँ। कल मैं आपको मजीद इसकी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ आपको क्रॉन टैब कमांड
मैं बता रहा था कि आप अपने यूजर से क्रॉन जॉब, ये देखें ना, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब, ये बेसिकली आ गया इंस्टॉलिंग न्यू हाँ क्रॉन टैब। अगर आपने देखना हो जी, कि ये लेकिन वो आपको मैं वो फाइल का नेम एक्चुअली पूछ रहा था कि जैसे वो विम किसका, वो वी जो VIM करके, ठीक है, हाँ हाँ हम शुरू में हाँ, कौन सी फाइल के एडिटर में हम गए थे, तो हमने वो क्या नाम है, वो आवर्स एंड डेट्स और वो सब मिनट्स एंड आवर्स और ये सब दिया था हमने। वो फाइल कोई नहीं थी, वो बेसिकली एक टेम्पोररी फाइल क्रिएट होती है जो कि ये क्रॉन टैब माइनस ई कमांड से, इस कमांड से वो फाइल, अभी वो आगे बताऊंगा। अगर आपने कस्टम फाइल क्रिएट करनी है तो वो आप एक और जगह कर सकते हैं। ये सिंपल क्रॉन टैब एक कमांड है जो कि इस यूजर की अपनी उसमें सेव कर देती है प्रोफाइल के अंदर। माइनस ई फॉर एडिट होता है। तो जैसे मैंने इसको किया ना सूडो कमांड माइनस ई, तो ये देखें, ये उसने ये जो फाइल खोली है ना, ये टेम्प के अंदर हाँ बनाई है हाँ अब। हाँ हाँ हाँ। तो ये सिर्फ टेम्पोरली बेसिकली उसने बना दी है। तो ये इसको एग्जीक्यूट बेसिकली करेगा। तो अगर हम देखना चाहें, मैं वही कमांड अभी एग्जीक्यूट कर रहा था, सूडो टे सूडो टेल माइनस एफ वॉर लॉग, और इसमें क्रॉन के नाम से यानी कि ये हमारे जो पास, एल यूजर वन है, इसकी इसकी होम डायरेक्टरी में ये हाँ एक टेम्पररी फाइल क्रिएट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। तो अच्छा, ये कह रहा है जी डीबी बर्ड अंडरस्कोर बैकअप डॉट एस एच कमांड नॉट फाउंड। तो हम इसको जो है वो कमांड नॉट फाउंड, इसका पाथ पूरा दे देते हैं। तो ये कमांड कह रहा है जी इसको नहीं मिल रही, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं स्लैश, सॉरी इंसर्ट, मैं ऐसे कहता हूँ, ये मैं इसको बेसिकली अपना होम डायरेक्टरी का पाथ दे रहा हूँ कि उसके अंदर ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि पाथ आपको पूरा देना पड़ता है। तो पाथ में इसको, ये मेरे पास db बैकअप डॉट sh पड़ी हुई है और मैंने एग्जीक्यूट के राइट्स भी दे दिए हैं। तो मैं इसमें अभी अगर इसको हम ये कमांड चलाएं, तो अब ये देखें यहाँ पे 1 मिनट के बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये देखें, ये एग्जीक्यूट क्रॉन डी, अगर ये देखें ये कमांड, ये देखें सेंट, ये देख रहे हैं बाइट्स, ये एग्जीक्यूट हो गई, अगर आप ये देख रहे हो, ये क्रॉन डी एल यूजर 01 जो आ रहा है ना, ये बेसिकली ये जी दिखा जी रहा है जी। आपको। तो इसका मतलब है कि हमारी आर सिंक की यूटिलिटी जो है वो हर मिनट के बाद चल रही है। अभी 1 मिनट गुजरेगा तो अभी दोबारा वो चलाने की कोशिश करेगा, तो ये लॉग की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रॉन जॉब को यूज करके आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को। उसमें स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आप कोई भी कमांड डाल दें तो वो एक खास टाइम के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने बैकअप के लिए आर सिंक की यूटिलिटी डाल दी। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट फाइल है तो कुछ और भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी, ये सिंपल, मैंने एक सिंपल आपको बताया। अच्छा, कल हम क्रॉन इंशाल्लाह टैब ये ई से सिर्फ एडिट, क्रॉन टैब एडिट ई होता से है, जो है वो एडिट होता है, और और क्रॉन टैब एल से डैश। क्रॉन टैब एल से जो है वो लिस्ट है, वो दिखाएगा आपको, सिर्फ डिस्प्ले करेगा। तो अगर आप ये लिस्ट आ देखें तो जाती है। ये, हाँ ये दोबारा जनरेट हुआ है, ये स्क्रिप्ट फाइल दोबारा जनरेट हुई है। तो खैर ये जनरेट हो रही है और ये बता रहा है। तो ये अभी मेरी वो टेम्प फाइल मेरे हमें फुल हो गई है शायद, टेम्प डायरेक्टरी मेरी, तो ऐसा मसला कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो हाँ ठीक है। तो ये जनाब है आपका क्रॉन जॉब। कल इंशाल्लाह यहीं से हम शुरू करेंगे और उसमें मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा इसका बताऊंगा। इसमें कुछ और डायरेक्टरीज हैं, कुछ और लोकेशंस हैं जहाँ से भी आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। ये सिंपल, ये पहले रिकमेंडेड था लेकिन अब नहीं है। क्रॉन टैब माइनस ई इज़ नॉट रिकमेंडेड सोल्यूशन। इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यूज़ करना है अगर हमने कोई भी जॉब को स्केड्यूल करना है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल की क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर आगे हम ठीक है चलेंगे। ठीक। ठीक है, हाँ तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है ठीक है कल चलो। कल इंशाल्लाह फिर जी दोबारा जी। स्टार्ट करेंगे। चलो नॉट ठीक है जी। मतलब इसकी बस वजह क्या है, ये कल ही बताएंगे आपके रिकमेंडेड क्यों नहीं है ये क्रॉन टैब ई जो है। हाँ, ये मैं कल बताऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी जब मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताऊंगा ओके ना, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा बेसिकली क्या। ठीक ओके है जी। ओके ओके ओके। चलो ओके थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।